-1 नहीं तो पीटीआई पूरी माइनस। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। सेनेटर फैसल वावडा ने वाजे कर दिया, बोले तहरीक इंसाफ की मकबूलियत खत्म हो चुकी, आज से तरक्की शुरू हो जाएगी। पीटीआई के लोग इख्तदार और पैसे की जंग कर रहे हैं, उन्हें मुल्क से मोहब्बत नहीं, ये सियासतदानों का सारा झगड़ा आपस का है। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा बरतानिया, बरतानवी हुक्काम से अहम मुलाकातें करेंगे। साबिक बावने खसूसी शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। गुज़श्ता रोज़ मोहसिन नकवी ने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात के दौरान भी ये मसला उठाया था। वज़ीर दाखिला इससे कबल दोनों अफराद की हवालगी से मुतालिक ज़रूरी दस्तावेज़ात बरतानवी हुकूमत को फराहम कर चुके हैं। इंडोनेशिया के सदर का आला सतह के वफ्द के हमरा आज पाकिस्तान का सरकारी दौरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर प्राबदू सुबियांतो अपने 2 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आज़म के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। वो सदर आसिफ अली जरदारी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। और तमाम शराइत पूरी, पाकिस्तान के लिए IMF से $1.2 अरब की मंजूरी मुतवक्के। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे, जबकि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान $102 अरब कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। IMF की शर्त थी कि बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी की जाए। पाकिस्तान ने करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया साहब से। उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड आपके लिए अच्छा रहा होगा। कराची वाले तो खास सेलिब्रेटिव मूड में थे। एक नए हफ्ते का आगाज है। गुज़िश्ता हफ्ते बहुत ही हंगामा खेज रहा, वैसे सियासी तौर पर भी और समाजी तौर पर भी। सूबे में सिंध कल्चर डे मनाया गया और हर तरफ सिंधी सकाफत का भरपूर अंदाज में मुजाहरा किया गया। सिंध कल्चर डे सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि सकाफत, रिवायत और मुख्तलिफ शनाख्त का जश्न भी है। कराची की साहिली हवा से लेकर लाड़काना के धड़कते दिल तक हर शहर, हर गली और हर चौराहे में सकाफत के रंग बिखरे हुए। हर तरफ अजरक, टोपी, धमाल और मौसीकी। हर शहर ने अपने अलग अलग अंदाज दिखाए। हैदराबाद की अगर आपको मनाजिर दिखाएं तो यहाँ पे सकाफत का खूबसूरत जो है वो इम्तिजाज देखने में आया। दूसरी जानिब मीरपुर ख़ास का बताएं तो यहाँ बच्चों की परफॉर्मेंस थी और थर पार्कर के रिहायशों ने तो गर्मजोशी जो है उसकी इंतहाओं को छुआ। जैकबाबाद, कंदकोट, खैरपुर, मोरो, राजनपुर, हर जगह सिंध की धरती ने अपना रंग बिखेर दिया। सच तो यह है कि सिंध की सकाफत पाकिस्तान के गुलदस्ते में सिर्फ एक और फूल नहीं, ये वो खुशबू है जो नस्लों तक चलती है और हमें जोड़ती है। लेकिन फैसल, जहाँ इतने खूबसूरत मनाजिर कल हमने देखे, पूरे हफ्ते हमने देखे, वहीं कराची में एक अफसोसनाक रुख भी सामने आया और मेरे ख्याल में वो कराची वालों के लिए पेनफुल था, लेकिन इस हफ्ते जो हमने सेलिब्रेशन की उसके लिए भी समझते हुए ये थोड़ा सा तकलीफ दे था। जी हाँ, बिल्कुल। कराची में जो हुआ उसकी तो जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि यहाँ पे होता पता है सादिया क्या कि लोग जाना चाहते हैं रेड जोन की तरफ। एक तो ये समझ से बालातर है कि वहाँ जाके क्यों मनाना है कोई भी डे ना, एक तो चीज़ ये। दूसरा ये कि अब जो हमको फुटेज दिखा रहा है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठी हुई ख़वातीन और बच्चे रोते रहे, उनकी आवाज़ भी हम सुन सकते हैं। फिर ये कि पुलिस की गाड़ी, उसको किस तरीके से वैंडलाइज किया गया, तोड़ा गया। एट द एंड ऑफ द डे एम्बुलेंस को निशाना बनाया। और इस वीडियो को अगर आप सुने तो इसमें बज़ाहिर प्लान्ड ऑर्केस्ट्रेटेड चीज़ लग रही है कि जिसमें बताया जा रहा है कि भागो पुलिस वाले आ रहे हैं जी। तो ये एम्बुलेंस का दरवाज़ा तोड़ना, उसका स्ट्रेचर निकाल के बाहर फेंक देना, मेरे ख्याल से इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम और है। उसके ऊपर फैसल, अगर कोई भी इस तरह के सकाफती दिन को बनाने के लिए घर से बाहर निकले और इस तरह की शरपसंदी फैलाए, फिर जब ऐसे लोगों को किसी कार्रवाई के नीचे लाया जाए और वो लोग ये मुतालबा करें कि हम तो कल्चरल डे सेलिब्रेट कर रहे थे, हम तो किसी ख़ास सूबे की या किसी ख़ास ज़बान की, किसी ख़ास कौम की सकाफ़त को उजागर कर रहे थे और हुकूमत ये नहीं चाहती थी कि हम ये करें, इसलिए हमारे ऊपर हमें
हमें गिरफ्तार कर लिया गया या हम पर तशद्दुद किया गया या फिर हमें हमारे साथ ज्यादती की गई है, इस तरह के अल्फाज उस वक्त हमें सुनने में मिलते हैं। देखिए, किसी भी कल्चरल डे का या किसी भी सकाफत को उजागर करने का, किसी भी कल्चर को उजागर करने का मकसद ये होता है कौमियतों को करीब लाया जा सके, अपना कल्चर उनके साथ शेयर किया जा सके ताकि वो आपके कल्चर को समझे। तो ये साइड ऑफ कल्चर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये हम किसी को समझाना ही नहीं चाहते कि हमारे कल्चर में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये वो गलत मैसेज सेंड कर रहे होते हैं आप, जब कल्चरल डेज के साथ इस तरह की शरपसंदी भी आप शेयर कर रहे होते हैं। इस सारे मामले में सोशल मीडिया जो आग बढ़ाता है, आप यकीन करें कि आप सिंध में कहीं भी चले जाएं, आपकी मेहमान नवाजी जो है आपको पूरे मुल्क में उस तरह की नहीं मिलेगी। कहीं भी बैठें और आपको पता चले कि आप मेहमान हैं, तो दोनों हाथों को जोड़कर और आपको लफ्ज़ बोलेंगे साईं भली कार। तो इस तरह की जो छोटी मोटी काली भेड़ें हैं ना, उनका सद्देबाब भी होना चाहिए। सिंध की सकाफत हरगिज़ ये नहीं है, सिंध की सकाफत इससे बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, मुल्क की सियासत में बयानात की रफ्तार जो है वो तेज़ होती जा रही है। हर जमात अपनी पोजीशन भी वाज़े कर रही है और बयानिए की जंग पहले से ज़्यादा सख्त दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तनकीद की है और उनका ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में 12.5 साल हुकूमत के बावजूद जो तरक्याती काम है वो नहीं हुए और सूबे की हालत बेहतर नहीं हो सकी है। अच्छा, दूसरी जानिब रहनुमा और सेनेटर फैसल वावडा, उनका जो साबिक रहनुमा है, उनका लहजा काफ़ी सख्त है। वो कहते हैं कि -1 नहीं तो पूरी पार्टी माइनस। तीसरा मौक़िफ़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी कहते हैं कि सूबा सिक्योरिटी मामलात पर संजीदा है, तनकीद करने वाले अपनी पॉलिसियाँ दुरुस्त कर लें। अब वफाक में मामला रियासत और इदारों तक आ पहुँचा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि DGISPR ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है। बिल्कुल, अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियाँ पूरी कौम देख रही है और सियासी जो कायदे हैं उसके लिए रियासत और अफवाज को निशाना बनाना मुल्क दुश्मनी के बराबर ही समझा जाएगा। अच्छा, मुल्क में सियासी कशमकश जारी है, लेकिन सवाल वही है कि ये जो बयानात हम सामने आ रहे हैं, इससे सियासी माहौल मज़ीद मजबूत होगा या हल शफाफ फैसलों और पॉलिसियों में तलाश करना होगा। इसी पर बात कर लेते हैं। इसी पे मजीद बात कर लेते हैं। तज़किरा एंकर पर्सन असद निज़ामी हमारे साथ मौजूद है। असद, अस्सलाम वालेकुम, या आपके वक्त के लिए गुड मॉर्निंग टू यू। DGISPR की जानिब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबसे मुनफरिद और सख्त बयानिया करार दिया जा रहा है। इसका मरकज़ी किरदार ऐसा शख्स जो कोई बैरूनी ताकत नहीं बल्कि एक सियासी जमात का कायद है। यकीनन इतना सख्त रद्दमल आना किसी तशवीशनाक अमल का पेश खैमा है जो उन्होंने बयान भी किए। क्या समझते हैं मामला किस हद तक संगीन हो चुके हैं? देखिए जी, जब भी DGISPR साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक गैर मामूली सूरत हाल अगर पैदा हुई हो मुल्क में, तो उसी पेश नज़र वो उस पोडियम पे आके कोई ना कोई बयान देते हैं। वो फ़ौज की अपनी जो इंतज़ामिया है उसकी हद तक गुफ्तगू हो वो करते हैं। अगर मुल्क के अंदर कोई जंगी सूरत हाल हो, जैसे हमने देखा अभी इंडिया के साथ जो मामला थे, उसके अंदर DGISPR साहब जो थे वो राउंड द क्लॉक आवाम को आगाह कर रहे थे तमाम चीज़ों से, आवाम को भी और सहाफ़ियों को भी। और अभी हमने देखा कि एक सूरत हाल ऐसी क्रिएट हुई जो कि हम तो मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाए उन शायद सहाफ़ियों के जो वहाँ पे मौजूद थे, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं था कि उसका मंतक उसका जो पॉइंट है एक्चुअली है क्या। वो तो इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन आई जब जनरल अहमद शरीफ ने वहाँ पे बैठ के ये जो वहाँ पे सॉरी बताया ये कि जो PTI की तरफ से कुछ बयानबाजी हुई है और कुछ इंटरव्यूज़ भी दिए गए हैं बानी PTI की जो बहनें उनकी तरफ से, और ख़ास तौर पे जो उनके अपने ट्विटर अकाउंट से एक बहुत लंबा चौड़ा एक बयान जारी किया गया जो कि मेरे ख्याल में एक गलत भी था एक लिहाज से कि और नाजायज़ भी था कि एक सियासी पार्टी जो है वो अपनी फ़ौज के बारे में इस किस्म के ख्यालात रख सकती है। अच्छा, अब वो बात तो हो गई और हमने ये भी सुन लिया कि जनरल साहब ने क्या क्या जवाब दिए, लेकिन इससे दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो ये कि फ़ौज की एक लिमिटेशन भी है कि वो कितना बर्दाश्त करेंगे अपने ही इदारे पे तनकीद, और उसके अंदर जो अल्फाज थे वो सारे तमाम यहाँ पे ज़ाहिर अभी नहीं दोहराऊँगा, लेकिन ये बात उन्होंने बिल्कुल की कि फ़ौज के अंदर जो एक अफसर होता है और सिपाही होता है, उन्होंने जैसे कहा कि वो बिल्कुल इकट्ठे होते हैं, तो उसके अंदर दरार डालने की आप कोशिश ना करें। और दोनों तरफ से बड़े टेम्परेचर जो है वो हाई है और दोनों तरफ से जो है मामलात जो है वो बड़े संजीदा नौयत के। ये बात ज़हन में रहे सबके कि इधर जो PTI इट्सेल्फ है
वो भी एक पार्टी ऐसी है असद जिसकी साहब, पीटीआई काफ़ी लम्बे से तकाजा कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज उनसे डायरेक्ट बात करे और कोई भी मुदाखलत और ना हो। फ़ौज को इस हद तक आने पर मजबूर कर देंगे, क्या समझते हैं? कोई गुंजाइश बाकी रह गई है कि मामलात बेहतरी की जानिब जा सकते हैं? देखिए जी, जो एक सियासी अमल होता है उसके अंदर गुंजाइश तो हमेशा होती है। एक सियासतदान की अपनी एक क्या कहना चाहिए, एक वो अगर दानिश्वर किस्म का सियासतदान हो, उनको सियासी अमल का एक पहचान हो उनको कि कैसे चलना है, क्या करना है, निगोशिएट कैसे करना है, रास्ते कैसे निकालने हैं, तो रास्ता तो हर जगह से निकल सकता है। लेकिन अगर किसी सियासतदान ने यही फैसला कर लिया, तहिया कर लिया कि जी हमने जो है मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो बाकी दीगर सियासी जमातें हो जाएं, वो इस्टेब्लिशमेंट जैसे वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या फ़ौज हो जाए, उनसे हमने अब बात नहीं करनी, क्योंकि हम हमें अब हमें अपने इंटरनल मसले हैं, हमें नहीं पसंद रहे इदारा या सियासी पार्टी, तो हम नहीं बात करेंगे किसी। तो उस शख्स के लिए तो कोई रास्ता फिर नहीं रहता। अलबत्ता जैसे मैंने यही बात कही कि रास्ते जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, मामलात जो हैं वो ठंडे हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, मेरे ख्याल में टेम्परेचर जिस तरफ जा चुका है, ये गुंजाइश निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, ये आपकी बात सवाल के अंदर बिल्कुल दुरुस्त है कि ये हमेशा से मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है दमानी पीटीआई ने कि मैं बात करूँगा तो किसी सियासी जमात से नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट जो है किसी से बात करूँगा, और वो शायद बात हुई हो या ना हुई, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। बट उस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन में कि मुझसे डायरेक्ट कोई बात कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, कि ऊपर ये बात उन्होंने की है, या इस वजह से की है कि जो बात अगर फ़र्ज़ करें हुई है, हाइपोथेटिकली अगर कोई बात हुई है, तो उसके जो भी किस्म के नुकात हैं उनसे बानी पीटीआई खुश नहीं थी, तो उन्होंने फिर ये बात कर दी। तो ये कुछ सियासी अमल मुझे नहीं लगता, ये एक ऐसे शख्स की क्या कहना चाहिए, एक जवाब है, या एक ऐसे शख्स के बयानात हैं जो कि एक सियासतदान की तरह नहीं इस चीज़ को लेकर चल रहे, बल्कि ये कोई एक मुकाबला तन किस्म की बात चल रही है। अच्छा, अब असद ये बताइए, गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई ने पेशावर में जलसा भी किया। अब वो जैसा हुआ, जो भी हुआ वो सबने देखा, लेकिन उसमें एंटी स्टेट बयानिया अपनाया गया है। जैसे अफगानिस्तान से मुतालिक केपी क़यादत बड़ा नरम गोशा रखती है, हालांकि अफगानिस्तान से जंग चल रही है। रियासत और फौज मुखालिफ बयानिया को पीटीआई रहनुमा और उनके इत्तेहादी अपनी तहरीक करार देते हैं। इस तरह के बयानिए पर क्या पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है, या गवर्नर राज का एक ऑप्शन काबिल गौर है? नहीं, मैं इस पर बड़ा क्लियर हूँ और हमेशा से रहा हूँ कि किसी भी सियासी पार्टी जिसके अंदर सियासतदान तो छोड़ दें, उनके एक फॉलोइंग होती है, एक वोटर बेस होती है, बहुत सारे लोग जो उस पार्टी से मुंसलिक होते हैं, बहुत सारे लोग उन पार्टी की पॉलिसीज से मुंसलिक होते हैं, उनसे मुतासर होते हैं। एक सूबा इस पार्टी के पास मौजूद है जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं अपने सवाल में। तो ये जो बैन करने वाली बात है, ये कभी भी एक अच्छा आइडिया मेरे ख्याल में नहीं होता। ये रिवाज अगर खुदा न खास्ता इधर शुरू हो गया कि अगर आपको सियासी पार्टी जो है उसको मिल के कोई एक सियासी जमातें कुछ इकट्ठी हो जाए और रियासत की बैकिंग हो, और वो एक किसी सियासी पार्टी को बैन कर दें, तो ये रिवाज अच्छा नहीं होगा। क्योंकि फिर तो देखें ना कि हर शख्स जो है वो अपने बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ सोचेगा कि जी पार्टी बैन भी हो सकती है। तो आया वो ये चीज़ होती है नहीं होती, ये तो वक्त बताएगा। मेरा नहीं ख्याल अभी इस किस्म की चीज़ जो है होने को जा रही है। दूसरा आपने जो पूछा गवर्नर राज वाली बात, गवर्नर राज लग सकता है। गवर्नर राज एक फेडरल का एक क्या कहना चाहिए, एक मैंडेट है जो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, उसको करना ना करना जो है वो आइडिया कितना अच्छा है, ये डिबेट हो सकती है। देखें, मैं तो ये भी समझता हूँ कि जिस वक्त जो केपी की सूरत हाल है, आपने अपने सवाल में पूछा कि जैसे अफगानिस्तान के साथ जो मामला है, अब वो तो एक जंगी सूरत हाल है, तो उसके अंदर फिर क्या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तमाम मामलात जो है जो ऑलरेडी उनकी प्लेट पे इतना कुछ पड़ा हुआ है, क्या उसमें वो ये चीज़ ऐड करना चाहते हैं कि वो एक सूबा जो है उसमें गवर्नर राज लगा दें, उसका पॉलिटिकल फॉल आउट तो छोड़ दें, जो कि पीटीआई के लोग जो है वो उससे मुतासर होंगे, बट उसका फेडरल गवर्नमेंट में क्या अभी इतनी कैपेसिटी है कि वो एक और सूबा जो है उसको वहाँ से गवर्नर राज के ज़रिए रन करे? ये दोनों सवाल जो हैं ये बड़े अहम हैं,
और ज़ाहिर फेडरल गवर्नमेंट अपने आप से अगर ये सवाल कभी पैदा होता है तो वो अपने आप से ये पूछेंगे कि ये कैसे कर पाएंगे। और दूसरा जो पीटीआई बैन करने वाली बात है, आई डोंट थिंक कि ये कोई अच्छी चीज़ होगी। किसी भी सियासी पार्टी को बैन नहीं करना चाहिए। हल जो है हमेशा मुज़ाकरात से होता है, और जैसे मैंने पहले भी कहा टेम्परेचर जो है। लेकिन इसमें एक राय ये है असद साहब के अभी जितने भी फैसले आ रहे हैं वो बानी पीटीआई की जानिब से आते हैं, और दैट इज़ वाई शायद बैड गवर्नेंस हमें केपीके में नज़र भी आती है। क्या राय है आपकी माइनस इमरान खान पीटीआई के हवाले से? जी ज़ाहिर खलबली तो मची है। उसके बाद ये जो केपी वाला जलसा है वो भी हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उसमें बैरिस्टर गोवर थे, असद कैसर थे, समाज राजा थे, उन्होंने भी काफ़ी जो है वो बयानात पेश किए अपने। देखिए अब मैं हमेशा से पीटीआई के बारे में ये कहता हूँ कि पीटीआई ही इमरान खान, पीटीआई जो है उसकी बुनियाद भी उन्होंने ही रखी। पीटीआई जहाँ तक पहुँची उसके अंदर उनके पास सपोर्ट थी यकीनन, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे जगहों की, बहुत सारे हलकों की, और उसके बाद वो इस नौयत तक पहुँचे कि वो एक प्राइम मिनिस्टर भी बने और फिर प्राइम मिनिस्टर के बतौर उतरे भी, जो यहाँ पे जैसे होता रहा है। लेकिन माइनस वाली जो पॉलिसी है, मुझे उसके साथ पीटीआई चलते भी नहीं नजर आ रही। फिर तो देखें जो आपका पिछला सवाल था बैन वाला, वो तो करने की जरूरत ही नहीं। अगर तो आप जो 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 बानी पीटीआई की इक्वेशन है, अगर उसको आप बाहर निकाल देंगे पीटीआई में से, तो फिर पीटीआई तो अब नॉन रजिस्टर हो जाएगी। जो वोट बैंक है, देखिए ये बात बड़ी समझने की जरूरत है कि जो नून लीग का फर्ज करें वोटर है या पीपल्स पार्टी का वोटर है, वो डेफिनेटली पार्टी सरबराहान जो है और जो लीडरान है उनके ऊपर एक वोट डालते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा वोट बैंक एक ज़माने में बहुत ज़्यादा था, अब चले फ़र्ज़ करें कि डिमिनिश हो गया, लेकिन अभी भी मियां नवाज शरीफ एक वोट बैंक रखते हैं, भुट्टोज़ अपना वोट बैंक रखते हैं, जमात इस्लामी ऐसे अपना एक वोट बैंक रखती है। लेकिन ये इन पार्टीज़ के अंदर अपने भी हलकों के हिसाब से, शहरों के हिसाब से बड़े बड़े नाम हैं जिनका अपना ज़ाती वोट बैंक। इस पार्टी का, पीटीआई का वोट बैंक है ही, वो है ही बानी पीटीआई इमरान खान। तो अगर आप उसको इक्वेशन से निकाल देंगे तो फिर तो पीटीआई नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगी। और अगर किसी किस्म का क्या कहना चाहिए, इनका तरीक़ेकार फर्ज करें यही है कि जी पीटीआई से निपटने का ये तरीका है कि इमरान खान को निकाल देंगे, उससे पीटीआई खत्म हो जाए, फिर तो ये बेहतरीन तरीका है। लेकिन अगेन जैसे मैंने पहले कहा, माइनस वाले पॉलिसी से भी मुकम्मल तौर पे मसाइल हल नहीं होते, बातचीत करनी चाहिए। और बैन करने वाली जो पॉलिसी है उससे भी मुकम्मल तौर पे कभी मसले हल नहीं होते, बातचीत करनी चाहिए। असद, पीटीआई को दरपेश जो हालात हैं, लोग कौन हो सकते हैं जो मामलात को बेहतरी की जानिब लेकर जाएं? है कि अभी भी गुफ्तगू की गुंजाइश जो है उसको वो पैदा की जाए। नून लीग के अंदर कुछ लोग जो है मेरे ख्याल में ये बात बड़ी देर से कर रहे हैं, जब से बानी पीटीआई जेल के अंदर है, उससे घड़ी घड़ी खबरें ऐसी आती हैं कि किसी किसी से मुज़ाकरात करने की कोशिश भी की गई, हुए भी, उसके अंदर से कोई नताइज नहीं निकले। लेकिन मुज़ाकरात किसी चीज़ का नाम है कि आप उनको अगर दिल हार जाएंगे और छोड़ देंगे तो फिर तो कभी भी रिजल्ट ही निकलेगा। बात यह है कि लोग जो भी हों मौजूद, ज़ाहिर सीनियर सियासतदान ही इस चीज़ का एक रहमदिली रख सकते हैं इस चीज़ के अंदर, क्योंकि जिस सियासतदान ने खुद फ़र्ज़ करें इस किस्म की चीज़ से गुजरा, और जो कि हैं बहुत सारे मौजूद हैं इस वक्त, पार्लियामेंटेरियंस हैं इस वक्त बहुत सारे, जिन्होंने जेलें भी काटी हैं, जिला वतनी भी काटी है, जो कि पार्लियामेंट में होते हुए एक दिन होते हुए अगले दिन बाहर हो चुके हैं, तो वो रहमदिली रखते होंगे पीटीआई की जो मौजूदा सूरत हाल है। तो इसी किस्म के कुछ लोग जो हैं इसके अंदर पढ़ के इस मामले को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये तो एक चीज़ पर चलती रहती है। आज कोई जेल में है, वो बाहर आ गए, फिर कल को और जेल में चला जाएगा। इस तरह मामलात जो है वो एक आम शहरी के लिए, एक पाकिस्तानी के लिए और पाकिस्तान के लिए वो उनका ठीक होना जो है बड़ा मुश्किल है। तो अगर तो जैसे आपने सवाल में पूछा है कौन ये कर सकता है, मेरे ख्याल में सीनियर सियासतदान जो है बहुत सारे ऐसे मौजूद होंगे जो कि अगर उनसे पूछा जाए और उनको कहा जाए कि आप इसके अंदर कोई मदद कर सकते हैं या कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो वही कर सकते हैं। अच्छा साहब, किसी भी सियासी जमात की अगर हम बात करें तो उसकी अपनी अफवाज के साथ महाजराई किसी के मफाद में नहीं होती और ना समझी जाती है। क्या हमारी दीगर जो सियासी जमातें हैं जिनके ताल्लुकात इस वक्त बेहतर है, वो इस दर्जे हरारत को कम करने में अपना किरदार अदा कर सकती है क्या? जी, मैंने पिछले सवाल में भी इसी किस्म का जवाब दिया और मैं वही दोहरा देता हूँ बात फिर से कि बिल्कुल जो इस वक्त मौजूदा सियासी पार्टीज़ हैं ये उन्हीं का
काम होगा अगर वो करना चाहें, और वही इस दर्द जहालत को कम कर सकते हैं। और ज़ाहिर हमारी तो यही ख्वाहिश रहती है कि एक सियासी तौर पे अमन मान रहे। आप देखें इस वक्त एक सूरत हाल बड़ी अजीब सी क्रिएट हो चुकी है कि पीटीआई देखें एक ऐसी जमात है जिसने हुकूमत भी की और अपोजिशन भी की। 2013 की नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर पीटीआई अपोजिशन में थी, पीटीआई ने बड़ी तगड़ी अपोजिशन की थी उसके अंदर। ये इस बात को आप नहीं जुटला सकते कि उन्होंने तगड़ी अपोजिशन भी की। तो जमहूरियत का तो नाम ही है, जमहूरियत का हुस्न ही है कि आपके जो ट्रेजरी बेंचेस होते हैं उनके खिलाफ अपोजिशन बेंचेस होते हैं, वो आपस में एक टकराव होता है। उस टकराव को पीटीआई इतना आगे तक ले गई है कि जी असेंबली से वॉकआउट और बाकी चीज़ों के ऊपर जो मसले मसाले में उनकी मामला समझता हूँ कि वो किस वेवलेंथ पे है। लेकिन जमहूरी निज़ाम हम कहते हैं ना कि हमने जमहूरी निज़ाम में रहना, उस जमहूरी निज़ाम के अंदर एक तगड़ी अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है जो कि पीटीआई काम कर सकती है। अभी तक देखिए उनकी अपनी इन फाइटिंग नहीं खत्म हुई। खान साहब अगर जेल में है तो आपको कौन अपना लीडर सियासी कारोबार चलाना ही है, और वो तभी होगा जब आप असेंबलियों में मौजूद होंगे, बजाय इसके कि आप हर वक्त रोड पर रहकर एहतजाज कर रहे होंगे और असेंबलियों में अपनी बात नहीं करेंगे और अपना पॉइंट भी क्लियर नहीं करेंगे। असद निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया, इट वॉज वेरी इंसाइटफुल टू हैव यू ऑन द शो। अच्छा जी, अगला टॉपिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो पहुँचे हैं लंदन, जहाँ उनकी बरतानवी हुक्काम से एक से ज़ायद मुलाकातें शेड्यूल हैं। ज़राए के मुताबिक इन मुलाकातों में शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला मरकजी एजेंडा होगा। और ये मौजू गुज़िश्ता दिनों बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ भी मुलाकात में ज़ेर बहस आया था, और इसी तनाजुर में ज़रूरी दस्तावेज़ात पहले ही बरतानवी हुकूमत को फराहम की जा चुकी है। और तंज़ियाती तौर पर अगर बात की जाए तो देखा जाए ये दौरा इसी वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान में सियासी माहौल तनाव का शिकार है, एंड एट द सेम टाइम बैरून मुल्क मौजूद बाज़ शख्सियात के बयानात और सरगर्मियों को इस वक्त हसास समझा जा रहा है। इसलिए इस दौरे के फौरी नताइज से ज़्यादा मुस्तकबिल के जो फॉलोअप और कानूनी पेशरफ्त है वो अहम होगी। इस सब पे बात कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आबिद, बखैर और बहुत शुक्रिया गुफ्तगू के लिए। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्योंकि हमारी नहीं है ना कोई ट्रीटी नहीं है इस चीज़ की यूके के साथ, लेकिन इसमें एक रास्ता और भी है, एंड दैट इज़ द एडहॉक कोई इंतज़ाम अगर किया जा सके। क्या लगता है, हम हमेशा से इससे पहले भी जो लंदन एमकेएम वाले थे उनको भी कहा गया कि लाएंगे, वो भी नहीं हो सका। सो आपको क्या लगता है इस बार विल द गवर्नमेंट बी सक्सेसफुल? जी बहुत शुक्रिया जी मुझे अपने चैनल पे लेने के लिए जी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रीटी तो नहीं है एक्स्ट्रेडिशन की, लेकिन कोई अरेंजमेंट हो सकता है। स्पेशली देखिए जब कोई डिप्लोमेटिक एक्सिजेंसी क्रिएट होती है जिसमें कोई क्रिमिनल जो है वो किसी दूसरे मुल्क में जाके पनाह ले ले और वहाँ से उस मुल्क के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ कर रहा हो, तो एज फार एज द डिप्लोमेसी इज कंसर्न आप उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपने देखा कि आज से कुछ 1.5 साल पहले एक जो साइबर क्रिमिनल था वो पाकिस्तान ने वो भी इंग्लैंड के हवाले किया, इसी तरह इंग्लैंड ने रिक्वेस्ट की थी और पाकिस्तान ने हवाले कर दिया था। सो कोई मैकेनिज्म तो हो सकता है, और इन अ वे एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी की तरफ भी आप जा सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इन द मीन टाइम कोई एडहॉक बंदोबस्त पे आप और एक रिक्वेस्ट करके और फिर विद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, विद डिजिटल एविडेंस, सब कुछ आपके पास है, तो आई थिंक यू कैन बिल्ड योर केस। राइट, बट एट द सेम टाइम व्हाट लाइज इज वो ये कि किसी शहरी को वापस बुलवाना और किसी सियासतदान को वापस बुलाना, और फिर ये कि बरतानिया के रूल्स उस सियासतदान को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उसने वहाँ पर अगर सियासी बना ले रखी है लेट्स से, तो फिर क्या कोई एडहॉक तरीक़ाकार हो सकता है या कोई अरेंजमेंट्स की जा सकती है अकॉर्डिंग टू आवर लॉज? जी देखिए सियासी पनाह तो इट्स एंटायरली अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उस सियासी पनाह के लिए जो पाकिस्तान में अगर कोई यहाँ से गया है तो उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी होना ज़रूरी है, और उसको फिर ये प्रूव करना ज़रूरी है कि वो पॉलिटिकली प्रोसिक्यूट हो रहा है, या उसकी जो है पॉलिटिकली उसको एक तरह से उसको डॉक में रखा जा रहा है। तो जब एक आप सियासी तौर पे नहीं गए, आपने वहाँ जाके डेफिनेटली असाइलम लेने की कोशिश की और ये कह के कि जी खुदा न खास्ता स्टेट मेरे अगेंस्ट है और मुझे जो है बना दी जाए, तो और फिर आप वो एक्टिविटीज़, अगर स्टेट आपके अगेंस्ट थी खुदा न खास्ता और यहाँ आपने स्टेट से उसके होके आए हैं, तो फिर आप वो जो एक्टिविटीज़ है आपको चाहिए कि आप वो एक्टिविटीज़ रोक दें, आप उन एक्टिविटीज़ से अपने आप को बाज कर लें और आप
उस कंट्री में जिसमें गए हैं उसके अच्छे शहरी बन के वहाँ पे रहना शुरू कर दें। लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो जब ऐसा भी नहीं है तो आई थिंक पाकिस्तान का जी बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है यूके की गवर्नमेंट से, जो है वो ये मुतालबा करने का कि जी ये जो प्रोटेक्शन है या जो असाइलम है या जो जो भी आपने जिस भी कैटेगरी में उसको वहाँ पे रहने की इजाज़त दी हुई है, ये अल्ट्रावायर्स है, यानी कानून के अगेंस्ट है और पाकिस्तान को उनको हवाले करना चाहिए जी। अब साहब, कितना स्ट्रॉन्ग है इस बार पाकिस्तान का केस विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि ये दोनों साहिबान जिनके नाम हैं उन पे सरकार की जानिब से इल्ज़ाम है कि ये मलाइनिंग ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें मुलव्वस हैं, ये रियासत के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करने में मुलव्वस हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग, और ये पाकिस्तान का ऑब्वियसली हमारी साइड से स्ट्रॉन्ग केस है, अगली पार्टी इसको स्ट्रॉन्ग मानेगी अगेन विथ रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि जब भी कोई चीज़ आती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नारा आ जाता है, वो होना चाहिए, बट माई योर फ्रीडम इज नॉट अबव मी, लाइक इट्स नॉट अबव माई रियासत। तो इस चीज़ को कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, फ्रीडम ऑफ राइट की जो आप बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, वो आर्टिकल 19 इट सेज कि जी है आपके पास। लेकिन उससे पहले उसी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 ये भी तो कहता है कि यू हैव टू बी एंड यू विल रिमेन, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री विल रिमेन लॉयल टू द स्टेट। और आर्टिकल 6 भी है जो फिर हाई ट्रिजन की बात करता है। सो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सोसाइटी के अंदर डाइसेंशन पैदा करें, आप बिल्कुल झूठ पे मबनी आप जो है वो ऐसा प्रोपेगेंडा आप दें जो कि आपके मुल्क के अंदर, क्योंकि आपकी फॉलोइंग है, क्योंकि आप को सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं, तो आप जो है वो मुल्क के अंदर इन अ वे पॉलिटिकल एनार्की की तरफ ले जाने की कोशिश करें। आप एक डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करें और फिर उस नैरेटिविटी आर्क को आप सपोर्ट करने की कोशिश करें, खुदा न खास्ता जो पाकिस्तान के अंदर से वो भी अगेन फेक न्यूज़ की बेस पे कुछ चीज़ें हैं उनके साथ लिंक करके। सो ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये तो इन अ वे दिस इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी, और ये इवन डिजिटल क्राइम भी है, इंफॉर्मेशन क्राइम भी है, और इट इज़ अ स्टेट के अगेंस्ट ये एक किस्म का रिवोल्ट है। राइट, एंड एट द सेम टाइम क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब तक कि यहाँ पर नहीं ले आया जा सकता शहजाद अकबर को, मेनवाइल क्या वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके, उनसे वहाँ इन्वेस्टिगेशन की जा सकती हो इन यूके? जी बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी है, और मेरा ख्याल है जो हमारे होम मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए हैं जी, इंटीरियर मिनिस्टर, वो डेफिनेटली ये सारी पॉसिबिलिटीज़ उनके साथ डिस्कस करेंगे। और कोई भी पॉसिबिलिटी हो जिसमें बेसिकली जो आप कह लीजिए कि विच लीड्स टू देयर एक्सट्रेडिशन, और दिस गैगिंग ऑफ दिस फॉल्स प्रोपेगेंडा और दिस फॉल्स नैरेटिव, और जो कि इट इज अगेन एक्चुअली डैमेजिंग not only the state of Pakistan but the people of Pakistan also. तो आई थिंक कोई भी जो पॉसिबिलिटी है अगर वहाँ पे रह के इन्वेस्टिगेशन से हो सकती है या करने की ऑप्शन है, और उसको वो समझते हैं कि जी फौरन हम एक्सट्रेडिट नहीं कर सकते, लेकिन इन अ स्टेप वाइज कर सकते हैं, वी इन्वेस्टिगेट, एंड if we find that the person is guilty and culprit, so then we'll extradite. So I think that procedure can be adopted. Just one last thing, इस बार हमारी रियासत आपको कितनी संजीदा लग रही, क्योंकि इससे पहले बयानात तक मामलात होते थे, इस बार खुद मोहसिन नकवी डॉक्यूमेंट्स लेके पहले यहाँ पे और उसके बाद अब लंदन पहुँच चुके हैं। दिस टाइम द रियासत इज प्रीटी सीरियस नाउ। देखिए, स्टेट तो बहुत सीरियस है, क्योंकि आप जो हम फेस कर रहे हैं, इट इज़ नॉट मेरली अ हाइब्रिड वॉर विच वी आर फेसिंग, इट इज़ बेसिकली अ कॉग्निटिव वॉर जिसमें लोग टारगेट हैं, कॉग्निटिव वॉर जिसमें लोगों की सेंस एंड सेंसिबिलिटी टारगेट है, सेंस ऑफ परसेप्शन इज द टारगेट, और उसको बहुत सिस्टमैटिकली नैरेटिव्स बना के और उन नैरेटिव्स को फिर जो है डिसेमिनेट करके और उनके साथ जो थ्योरी है डिसइंफॉर्मेशन की, उसके साथ उसको लिंक करके जिस तरह से फैलाया जाता है, और डेफिनेटली उसका असर जो है फिर लोगों पे होता है। और क्योंकि ये वैसे भी इंफॉर्मेशन की एज है, डिजिटलाइजेशन की एज है, तो जो कॉग्निटिव एबिलिटी है लोगों की सोचने की, उसको जब माउफ कर दिया जाता है और एक कल्ट में कोशिश की जाती है उनको कन्वर्ट करने की, तो स्टेट
जो बॉर्डर पे आपको दुश्मन नजर आ रहा है, जो आपको एनिमी फिजिकल फॉर्म में नजर आ रहा है, उससे तो आप लड़ सकते हैं और उससे आप लड़ भी रहे हैं और वो काइनेटिक ऑपरेशंस आप कर भी रहे हैं। लेकिन ये जो कॉग्निटिव वॉरफेयर है, जो कॉग्निटिव ऑपरेशंस हैं, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू, जो कि नैरेटिव्स के थ्रू, जो कि इन चीज़ों के थ्रू किए जा रहे हैं, अगर आप उनका सोर्स जो है वो आपको पता है और आप उस सोर्स को आप टैकल नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली वो तो चीज़ें फिर फैलती जाएंगी और वो बहुत ज़्यादा फैल जाएंगी। अब आप अगर देखिए, इवन जो एक कैंपेन जो लॉन्च होती है, उसमें 5 दफ़ा 10-12 लोग होते हैं, लेकिन वो इतना मल्टीप्लाई कर जाती है वो द सेम जो फॉल्स न्यूज़ है या जो फेक न्यूज़ है, कि वो लाखों लोग जो है उसको रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ जी बहुत ज़रूरी है। स्टेट या जो है वो बहुत सीरियस है, क्योंकि अगर स्टेट ने हर फ्रंट पे लड़ना है, अगर स्टेट ने वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ना है, स्टेट ने ईस्टर्न फ्रंट पे तैयार रहना है, तो स्टेट ने कॉग्निटिव फ्रंट पे भी लड़ना है। राइट, बहुत शुक्रिया आबिद लतीफ़ साहब, इट वाज वेरी इंसाइटफुल टू हैव यू ऑन द शो। डेफिनेटली अब देखना यह है कि बरतानवी हुकूमत किस तरह से इस पूरे मामले पर रिस्पॉन्ड करती है। इसी के साथ हम ले रहे हैं एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए। फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने आज से गैर मुय्यन मुद्दत की मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के सदर मलिक शहजाद अवान के मुताबिक 72 घंटे की डेडलाइन के बावजूद पंजाब हुकूमत की तरफ से अमली पेशरफ नहीं हुई है। ड्राइवर्स की गिरफ्तारी, गाड़ियों पर FIRs और नाजायज रोके जाने के खिलाफ शदीद गुस्सा मौजूद है। इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पर क्या सूरत हाल बन रही है और ये हम जान लेते हैं। अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। अफजाल, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल नजर आती है? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के नियाजी अड्डे पर, और अगर आपने लाहौर से बाहर जाना है या लाहौर में आना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो ये मेन मरकजी जो है अड्डा है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट आती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चल रही है, लेकिन जो बसें हैं, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से स्ट्राइक की गई है पंजाब ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ, और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जो इजाफी जुर्माने बढ़ाए गए हैं उस पर जो है सरापा एहतजाज है। और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर हैं हाजी शेर अली, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, बताइएगा कि पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात जो थे वो नाकाम हुए, क्या वजह है कि आपके मुज़ाकरात नाकाम क्यों हुए? जो ऑर्डिनेंस 2025 है, हमारा मुतालबा है कि उसको वापस लिया जाए। रात को मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से हमारी बात हुई है, उसने बोला कि मैं मैडम साहब से बात करता हूँ। मुल्क के हालात बहुत ही ख़राब हैं। मुल्क में पहिया जाम की कैफियत मौजूद है और वो कहता है कि मेरी बात अभी तक नहीं हो रही, मैं कल 2 बजे आपको बुला लूँगा। अल्लाह के फजल करम से आज पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में मजदा ट्रक, ट्रेला, शैज और जो भी गाड़ियाँ गुड्स की बिल्कुल बंद हैं। आपको रोड पे गाड़ी नजर नहीं आएगी। तो आज 2 बजे अल्लाह करे मैडम साहबा को अपने वोटर सपोर्टर की हमारा ख्याल आ जाए, तो वो इस ऑर्डिनेंस 2025 जो हमारा बिल्कुल खिलाफ जा रहा है उसको वापस ले लें और हम अपनी हड़ताल खोल देंगे। अगर वो वापस नहीं लेते तो ये कंटिन्यू रहेगी और मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि अगले 1-2 दिन में, 3 दिन में मंडियों में माल खत्म हो जाएगा, मंडियों की सप्लाई रुक जाएगी, अफजाल, मेडिसिन की इनसे सप्लाई रुक अगर आप जाएगी, ये पूछें कि मुर्गी की, ऑर्डिनेंस 2025 अंडों में की, ऐसी तमाम क्या सप्लाई रुक चीज़ें जाएगी। हैं जो ट्रबलसम है, जो मसला कर रही हैं, जिसके खिलाफ इन्होंने हड़ताल दी हुई है? मेन जो आपका पॉइंट है कि आप सरापा एहतजाज हुए हैं, मेन इशू क्या है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि ये 1 पॉइंट एजेंडा सोल्व हो जाए तो हम स्ट्राइक से पीछे हट जाएंगे? वही पहले बता चुका हूँ कि ऑर्डिनेंस 2025 इन्होंने हमारे ऊपर नाफज किया है। इसको वापस ये इसमें क्या है कि अगर अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी गाड़ी जब बंद हो जाती है तो उसके 96 लाख रुपया अतियत रखी गई है। उसके बाद हमारी गाड़ी का किराया है शहर के अंदर 8,000 रुपया, हमें 15 का चलान दिया जाता है। हमारे ड्राइवर के तो FIR नजायज दी जाती हैं। हमारे ड्राइवर नहीं काम करना चाह रहे, हमने काम करना ही नहीं है। हम रेडी लगा लेंगे, हम दिहाड़ी कर लेंगे, हम मजदूरी कर लेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं चलाएंगे, हम अपनी ड्राइवरी नहीं करेंगे।
न को लाइसेंस नहीं दिए जाते। ये तमाम मामला हमारे लिए बहुत गंभीर बन चुके हैं। हमारी लेबर हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है, हमारे ड्राइवर हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। जी फैसल, जो मेन पॉइंट है ट्रांसपोर्टर्स का, और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर अभी बोल न्यूज के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, हाजी शेर अली चौधरी, उनका ये कहना है कि जो हुकूमत की जानिब से चलान बढ़ाए गए हैं, पहले मिनिमम चलान जो था वो 300 रुपए था, 500 रुपए था, अब डायरेक्ट इनका मिनिमम चलान ट्रांसपोर्टर्स का 15,000 रुपए, इनका कहना है कि 15,000 रुपए का चलान होता है, जिस पर जो ड्राइवर हैं वो गाड़ी चलाने के लिए विलिंग नहीं है, वो रजामंद नहीं है ट्रांसपोर्ट को सड़कों पर लाने के लिए। और उनका कहना है कि आज 2 बजे तक का टाइम दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, और 2 बजे इनको आगाह किया जाएगा कि इनकी जो शराइत हैं वो मंजूर हुई हैं या नहीं। लेकिन अगर 2 बजे तक उनका कहना है कि इनकी शराइत मंजूर नहीं होती तो ये ट्रांसपोर्ट जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नहीं लाएंगे, और स्ट्राइक का ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि इनका कहना है कि अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और जो बचत है वो सारी की सारी चलानों की मद में चली जाती है, और ड्राइवर्स के लिए, ट्रांसपोर्टर्स के लिए जो है वो बचत इस वक्त मंफी में चली गई है। इनका बजट सारा डिस्टर्ब हो चुका है, और उनका कहना है कि वो ट्रांसपोर्ट किसी सूरत चलाने के लिए रजामंद नहीं है। शुक्रिया फॉर ऑल द डिटेल्स। अब देखना ये साल कब जो है वो खत्म होती है, क्योंकि असल मुश्किल तो आवाम के लिए होती है कि उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाता है इस महंगाई के। इसमें एक तो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जाहिर सी बात है। फिर ये कि अभी रावलपिंडी से भी कुछ अपडेट आ रही थी कि जहाँ पे जो बसेस हैं और वैन्स वाले, स्कूल वैन्स वाले, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। बट इशू ये है कि इन्होंने बात की कि पर सीट 8,000 इनका किराया होता है, चालान 15,000 पर सीट नहीं होता, चालान 15,000 पूरी बस का होता है। तो क्या हम इसको ऐसे समझें कि कानून फॉलो नहीं करना? कानून फॉलो नहीं करना, अगर आप कानून फॉलो करें तो फिर आपको चालान ना पड़े, बात सीधी सी। एब्सोल्युटली, लेकिन बहुत सारे मौक़ों पर जो बीच का रास्ता निकल आता है वो कभी कभी इस तरह की हड़तालों के लिए एक शय भी बन जाता है। एक अहम पेशरफ सामने आई है IMF के हवाले से, पाकिस्तान की माली सूरत हाल के हवाले से, और IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का आज मुल्क के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दे सकता है, और ये किस्त IMF के कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब, जबकि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत $20 करोड़ मिलने जाएंगे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ने $102 अरब कर्ज की जो किस्त है उसकी तमाम शराइत पूरी करती है। बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि एक सबसे बड़ा हदफ था कि पाकिस्तान उसमें तमाम तर चीज़ें जो IMF चाहता है कि उसकी मंजूरी हो और वो लिख दी जाए, वो लिख दी गई है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। माहिर माशियात डॉक्टर आबिद सुलैरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो चलिए, मंजूरी मुतवक्के है आज। सबसे पहले तो योर इनिशियल रिएक्शन जो आज $1.2 अरब की मंजूरी होने जा रही है। जी मेरा ख्याल है ये एक खुशाइन पेशरफ का पाकिस्तान की मईशत के लिए। हमारा रिकॉर्ड IMF के साथ को बहुत अच्छा नहीं रहा माजी में। हमें वन ट्रांच जो है इकोनॉमी कहा जाता था कि एक हमें किस्त मिलती है और उसके बाद हम IMF के साथ किए गए तमाम वादे भूल जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्राम सस्पेंड हो जाता है। लेकिन ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट में डॉक्टर शमशाद अख्तर के ज़माने से शुरू हुई, और अब सेनेटर औरंगजेब जो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो रिजॉल्व जो कमिटमेंट IMF को दी गई है उसको पूरा किया जाए। आज के इजलास में तो मैं नहीं समझता कि कोई कदगन है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो पाकिस्तान की किस्त की रिलीज जो है उसको अप्रूव ना करे। इंशाल्लाह वो अप्रूव हो जाएगी। और नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप IMF से $1 ले रहे हैं या आप उससे $100 बिलियन ले रहे हैं। असल चीज़ ये होती है कि जब आप IMF प्रोग्राम में होते हैं तो वो जो उसमें एक कंसिस्टेंट रहना है, आपको एक लेटर ऑफ कंफर्ट मिलता है IMF का, जिसका मतलब होता है कि इस मुल्क की मुआशी पॉलिसी दुरुस्त सिमत में जा रही है, जिसकी वजह से उसकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो बेहतर होती है, जिसकी वजह से उसकी करेंसी जो है वो स्टेबल रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो रिस्क होता है इन्वेस्टर को वो कम होता है। तो ये सारी चीज़ें, और उसी की वजह से फिर आपको जो बाकी दोस्त ममालिक है वो भी आपके साथ लेन देन करते हैं। जैसा आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले जब IMF ने अपना प्रोग्राम सस्पेंड किया तो चीन और सऊदी अरेबिया ने भी ये शर्त लगा दी थी कि पहले आप IMF के साथ अपना प्रोग्राम बहाल करें, फिर वो
आई थिंक वो मैटर ऑफ गारंटी भी हो जाती है। डॉक्टर आबिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब हम गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट की बात करते हैं, जिसकी वजह से आज हम जो समझ में आ रहा है वो ये कि हम दूसरी किस्त के करीब इतने आ चुके हैं कि आज उसकी मंजूरी हो जाएगी, ये रिपोर्ट क्या निशानदही करती है और क्या ये रिपोर्ट है जो जमा हो गई है जिसके बाद अब मजीद बेहतरियां लाई जाएगी? देखिए, ये रिपोर्ट उसी चीज की निशानदेही करती है जिसका पाकिस्तान में हमें कई दहाइयों से पता है। यानी पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज में जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है उस पर तो हम हर वक्त अपने फॉर्मली या इनफॉर्मली डिस्कस करते रहते हैं अपनी निजी महफिलों में, अपने प्रोफेशनल फोरम्स पे। अब ये चीज जो है चूंकि IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बन गई तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये होगी कि हुकूमत को इस पे जो रिफॉर्म्स हैं वो लेके आना होंगे और उसको रिपोर्ट करना होगा। तो जैसे फाटक की ग्रे लिस्ट में जाने का जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी वो ये थी कि हमने अपनी इकोनॉमी को काफी हद तक डॉक्यूमेंट कर लिया। उसी तरह से मैं तो समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज है कि अगर जो चीजें हमें कई बरसा बरस पे मालूम है, अगर आप वो डॉक्यूमेंट होकर हमारे सामने आ गए और हमें उसकी इस्लाह करनी है तो जरूर करनी चाहिए। ये तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा स्टेप होगा। डॉक्टर साहब, वन लास्ट थिंग, इससे पहले भी वो जो करप्शन एंड गवर्नेंस वाली रिपोर्ट भी आई थी, ये बार बार हमारे लिए आप रेड फ्लैग्स कह लें या फिर अलार्म कह लें जो बजाए जाते हैं पूरी दुनिया की तरफ से। वुड यू थिंक कि ठीक है, ये वाला तो हमने किसी तरीके से स्टाफ लेवल मुआहदे निकाल लिए एंड ऑल, हम दुआ करते हैं कि आगे हमें ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर कभी खुदा न खासा ज़रूरत पड़ती है दोबारा किसी IMF प्रोग्राम की, ये वाली चीज़ें हमें पिंच करेंगी आगे जाके? ठीक है, अभी तो IMF प्रोग्राम आपका जो है ये चल रहा है, ये प्रोग्राम चलेगा और शायद उसके बाद एक और IMF का प्रोग्राम लेने की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को। तो ये चीज़ हमें सोच लेनी चाहिए कि ये किस्त आखिरी किस्त नहीं है, ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम नहीं है। पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्जे हैं और इसी की वजह से NFC में इस वक्त सारा एम्फोसिस इस चीज पे है कि वफाक के कर्जे कैसे कम किए जाए। अगर सूबे अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो फिर वफाक को अपने अखराजात पूरे करने के लिए लामहला कर्जे लेने पड़ेंगे, तो वो तो अभी चलेगा। लेकिन ये है कि अगर ये चीजें साथ साथ इनकी सलाह होती रहती है तो ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि अगले प्रोग्राम में हेल्प करेगा। और अगर ये प्रोग्राम सस्पेंड होता है खुदा न खास्ता तो अगला प्रोग्राम जो है वो इससे ज़्यादा टफ कंडीशन पे है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद साहब, इट वाज वेरी इंसाइटफुल टू हैव यू ऑन द शो। न्यूज़ लगता है कि पाकिस्तान को एक और IMF प्रोग्राम में जाना पड़े, लेकिन उसके लिए भी शर्त ये होगी कि हम इस प्लान के तहत वो सारी की सारी शराइत IMF की माने जो हमसे मुतालबा किया जा रहा है। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। गजा जंगबंदी के तनाजुर में एक अहम पेशरफ्त हुई है। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने पहली बार इसराइल के ख़िलाफ़ हथियार फेंकने पर मशरूत आमादगी ज़ाहिर कर दी है। हमास का कहना है कि अगर इसराइल फ़लस्तीनी सरजमीन से कब्ज़ा ख़त्म कर दे तो तंजीम हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने पर तैयार है। ऑन द अदर हैंड, इसराइली जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ भी जारी ही है और ताज़ा जो कार्रवाई हुई है उसमें मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। अगर हम अक्टूबर 2025 की जंगबंदी मुआहदे के बाद की ही सिर्फ बात करते हैं तो 367 फ़लस्तीनियों को मारा जा चुका है। इस हवाले से एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि अगर हमास की पेशकश एक सियासी फ्रेमवर्क के अंदर आगे बढ़ी तो फिर बैनुल-अक़वामी दबाव इसराइल पर बढ़ सकता है और फ़लस्तीनी अथॉरिटी का किरदार दोबारा से फाल नज़र आ सकता है। लेकिन अगर ये फार्मूला मुस्तरद हुआ तो ख़तरा है कि जंगबंदी कमज़ोर पड़ जाएगी। तो ये इस वक्त सिचुएशन है सारी। बात कर लेते हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम अस्सलाम। एक ब्रेक थ्रू तो है, लेकिन पहला मेरा सवाल ये कि ये ब्रेक थ्रू कितना देरपा हो सकता है, प्लस ये कि एक तरफ एक पार्टी डी वेपनाइज होने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी मुसलसल खिलाफ वर्जा कर रही है, ऐसे में चीज़ कैसे आगे बढ़ेगी? नहीं, जब एक प्लान फैसला हुआ और दुनिया के सबसे बड़े मजबूत तरीन सदर ने मजबूत तरीन मुल्क के
जब इसमें शामिल हुआ और 8 दूसरे ममालिक शामिल हुए, जिनके पीछे मजीद 57 ममालिक ओआईसी के हैं और वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं, तो जब एक फार्मूला तय हुआ, जब एक प्लान तय हुआ जो कि सिक्योरिटी काउंसिल ने एंडोर्स किया 2803 के तहत, तो फिर जब तक उस पर अमल ना हो तो फिर उसमें तो ये वसवसे, ये खतरे और इजराइल की जो मक्कारियां हैं उसको मद्देनजर रखते हुए वो तो वायलेशन होना एक कुदरती अमर था। मुझे तो इस पर कोई ताज्जुब नहीं है। इजराइल तो हर मौके को एक्सप्लॉइट करेगा। उसकी मंशा तो यही है कि लोग वहां से दरबदर होके निकल जाएं। इसीलिए उसने रफा का एक क्रॉसिंग एक साइड की खोली है कि जो निकलना चाहे निकल सके, वापस ना आए। इसलिए दूसरी साइड से, इजिप्ट की साइड से नहीं खोला है। तो एग्जिट सिर्फ खोला है रफा का, और इजिप्ट ने इस पर, और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर ने और बाकी 8 ममालिक ने इस पर प्रोटेस्ट भी किया है, कंसर्न भी जाहिर किया है। तो ऐसी सूरत में इसका लुबे-लुबाब क्या हुआ जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ? इसका लुबे-लुबाब ये है कि जो एग्री किया गया, जो एक मंसूबा बनाया गया, और ये वो मंसूबा बनाया गया जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की इससे पहले कोई तकरीबन 3 करारदादें जो पास हो चुकी हैं सीज फायर के लिए पिछले 2 सालों में, गजा के सीज फायरों के लिए, उस पर इजराइल ने अमल दरामद नहीं किया। तो जाहिर है कोई ऐसा मंसूबा बनना था जो कि उससे ज्यादा ताकत दिखलाए इजराइल को, और वो सिर्फ अमेरिका था। तो अमेरिका को साथ मिला के 8 ममालिक ने एक मंसूबा बनाया जिसके पीछे सारे ममालिक खड़े हुए हैं। अब उस मंसूबे को जो हीलो हुज्जत हो रही है उसको नाफिजुल अमल करने में, उसमें मैं तो कसूरवार ठहराऊंगा इन 8 ममालिक को। आप कहेंगे कि ये कैसी बात हुई? वो इसलिए कसूरवार ठहराऊंगा कि फेज 1 तो हो गया मुकम्मल, हमास ने जो वादा किया पूरा कर दिया। उसने अपने कैदी सारे रहा कर दिए 26 के 26, और साथ में जो उनके जिंदा नहीं थे, जो फना हो चुके थे, उनकी बॉडीज मां सिवाय एक की जो नहीं मिल रही है, वो सारा उसने वादा पूरा कर दिया। उसने तो कोई फायर भी नहीं किया। लेकिन इजराइल अब बहाने और हीले ये बना रहा है कि हमें उस तरफ से गोली चलती है तो हम एक्शन लेते हैं। इसलिए तकरीबन उसने 591 के करीब खिलाफ वर्जियां की हैं पिछले 2 महीनों में, 10 अक्टूबर से लेके अब तक। और उसमें इसको ब्रेक थ्रू कह रहे हैं हम, ये कि अगर हमास ये कह रहा है कि वो डी एस्केलेट करने के लिए तैयार है, क्या इसको वाकई ये ब्रेक थ्रू समझा जाए भी इस पॉइंट के लिए? क्योंकि जो साथ में शर्त है वो ये कि आप फ़लस्तीन की जगह को, सिर्फ गज़ा की नहीं, फ़लस्तीन की पूरी रियासत को, हम जानते हैं कि वेस्ट बैंक में कितना बड़ा इलाका जो है वो इस वक्त इसराइल के कंट्रोल में है। तो जब तक आप पूरा फ़लस्तीन अपनी फ़ौज से खाली नहीं करते, हम डी एस्केलेट नहीं कर सकते। शुड वी इवन काउंट इट एज अ ब्रेक थ्रू? देखिए, जो 20 पॉइंट में है उसमें पूरा फलस्तीन खाली करने का जिक्र तो नहीं है, उसमें गजा को खाली करने का जिक्र है। और जब वो 20 पॉइंट को नेगोशिएटर, जिसमें तुर्की और कतर, हमें हकायक पर जाना चाहिए ना, और वो कतर और तुर्की जब उसमें मिल के उन्होंने हमास को कॉन्फिडेंस में लेके हमास की लीडरशिप से राब्ते में रह के ये 20 पॉइंट को वज़ा कता किया, तो हमारी मेमोरी इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। तो वो सिर्फ गजा की बात थी। अब हमास का सिर्फ एक एहतमाल सही है कि जी मैं हथियार क्यों डालूं जब तक कि ऑक्यूपेशन फोर्सेज है। अब बड़ी जायज बात है, लेकिन उसमें 20 पॉइंट्स में हमें चलना चाहिए उस मंसूबे के को सामने रख के। अब अगर उस मंसूबे से आगे पीछे हम हटेंगे तो हम बहस में और सिर्फ गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात होगी, उसमें और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आपके नाजरीन के लिए इसको टेक्निकली मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमास का को कंसल्ट किया गया। हमास का बड़ा सही एक एतराज है कि भाई हम तो हथियार नहीं डाल सकते, क्योंकि ऑक्युपाइड फोर्सेस जो उन्होंने एग्री किया मेरे हिसाब से 20 पॉइंट के लिए, तो वो उस पे अभी तक कायम नहीं है। येलो लाइन पर गए हैं वो, और येलो लाइन पे जैसे ही उन्होंने जाना था, और येलो लाइन क्या है आपके नाजरीन के लिए बताता चलूं कि गजा में पहले तो अंदर घुसे हुए थे, पूरी गजा उन्होंने काबिज थे। अब गजा से वो 50% उनके पास येलो लाइन में अब चली गई इजराइल की फौजें। येलो लाइन का मतलब ये हुआ कि आधा गजा अभी भी उनके काबू में है, उनके तसल्लुत में है, उनकी ऑक्यूपेशन में है, जो कि इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, और जो कि 20 पॉइंट्स की खिलाफ वर्जी हो जाएगी आगे जाके, क्योंकि फेज 2 में
डिले किसकी तरफ से हो रहा है? डिले इन 8 ममालिक के तरफ से हो रहा है। भाई आप अपनी मल्टीलैटरल फोर्सेज जो आपने वादा किया है ISF, और मुझे खुशी है कि आज इंडोनेशिया के सदर हमारे पास आ रहे हैं पाकिस्तान में, और इंडोनेशिया ने 20,000 फौजियों को पहले से कमिट किया हुआ है कि हम गजा में भेजेंगे, और इससे पहले इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर होके गए हैं हमारे पास से। ये कंसल्टेशन चल रही है इन 3 ममालिक में और बाकी ममालिक में, ताकि जल्दी से जल्दी ISF यानी कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, जो कि 20 नुकाती प्रोग्राम का हिस्सा है, उसको जल्दी से जल्दी नाफिज अमल किया जाए। अगर ये नहीं किया तो इजराइल के तो ईद हो गई, मजे हो गए इजराइल के, वो वायलेशन करता रहेगा। उसको तो मौका चाहिए कि दोबारा वो जेनोसाइड शुरू करे। जो जेनोसाइड उसने शुरू किया था उसको मौका मिले वो दोबारा मारदार। देखिए 14वां पॉइंट है, 14th पॉइंट आउट ऑफ 20 पॉइंट्स, जो कि मंसूबा मैं आपको जिक्र कर रहा हूं 20 पॉइंट्स प्लान में 14th पॉइंट ISF का है। भाई आप उसको जल्दी से करें ताकि जो एक बीच में खड़ी हो ये फोर्सेज, मल्टीलैटरल फोर्सेज, और इजराइल के सामने खड़ी हो वो, और यही तो येलो लाइन पे आके खड़ी होंगी ताकि जाके वो रेड लाइन पे जाए, गजा को खाली करें। तो ये जो स्टेज वाइज तय किया है, हम दरअसल इजराइल को दे रहे हैं एक्सक्यूज मेरे तजज़िये के, और मैं तो आपको साइंटिफिकली और टेक्निकली बयान कर रहा हूं कि आप इजराइल को ना दें ये टेक्निकल ग्राउंड कि जी अभी तो और उस उधर कोई ग्राउंड पर ना कोई इंटरनेशनल मीडिया है, ग्राउंड पर ना कोई ऑब्जर्वर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के जो ये बताएं कि इजराइल की तरफ से ज्यादती हुई है या हमास ने एक गोली चला दी है। वो तो अब उसको बहाना है कि जी हमें खतरा था, हमारे उधर से एक पत्थर आया, हमने गोली चला दी, उधर से गोली चली, हमने बम्बार्डमेंट कर दी। तो इसलिए देखें, दो रोजाना जानें जाया हो रही हैं, को 399 के करीब 373 कह रहे हैं वो जानें जाया हो गई हैं इस सीज फायर के बाद। तो इसको मौके को हाथ से न जाने दिया जाए, वरना जेनोसाइड शुरू हो जाएगा, गजा हाथ से चला जाएगा। और गजा को तो हड़प करने के चक्कर में था ये, तो ये 8 ममालिक ने पाकिस्तान समेत बड़ी हिम्मत की कि इस नेगोशिएशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। नुक्ताचीनी अगर आप कराना चाहें तो मैं तो इस पर बहुत नुक्ताचीनी कर सकता हूं, या मुझ जैसे एनालिस्ट 20 नुकाती इस ट्रंप प्लान पर बहुत नुक्ताचीनी हो सकती है। क्या नुक्ताचीनी हो सकती है कि ये इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है, इंटरनेशनल कानून से हटकर है, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने इंडोर्स किया है, उनकी अपनी फोर्सेज क्यों नहीं आ रही हैं। ये सारी बातें सही हैं, दुरुस्त है। अमली हल क्या है? हालात वाक़यात के मुताबिक जाने किस तरह बचाई जाए। अमली हल ये है कि जो एग्री किया गया है इन ममालिक के दौरान उसको नाफिजुल अमल करके देख लें। जाने तो वैसे ही जानी है, गजा को वैसे ही उन्होंने हड़प कर लेना है इजराइल ने। 57 ममालिक में अगर इतना दम खम होता OIC के, तो उनके अपने ही चार्टर में, चार्टर के 16वें पैराग्राफ में दिया हुआ है और चार्टर के 18वें आर्टिकल में दिया हुआ है कि फलस्तीन काज को मुकद्दम रखा जाएगा और उसके लिए काम किया जाएगा। किसी ने कुछ नहीं किया, और जब नहीं किया और एक मंसूबा आया और उस मंसूबे पे थोड़ा बहुत अमल होते हुए देखा, तो अब उसको जब तक के नाफिज अमल नहीं करेंगे, हम ज्यादती करेंगे अपने आप से और उन फलस्तीनियों से जिनके लिए ये मंसूबा बनाया गया। उनको एहतमाल यही है फलस्तीनियों को कि हमास हथियार नहीं डालेगा, नहीं डालना चाहिए। हमास सही कह रहा है कि ऑक्युपाइड फोर्सेज हैं, बिल्कुल सही है। जब वो रेड लाइन पर चले जाएंगे और 20 नुकाती प्लान में जो दिया हुआ है उस प्लान के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस 19वें नंबर पर है, उस बोर्ड ऑफ पीस को कायम करके मल्टीलैटरल फोर्सेज जब पहुंच जाती है और उसके बाद फलस्तीनियों की एक टेक्निकल कमेटी बन जाती है जो अपने मुल्क का निजामो इंतजाम संभालेंगे। उनको उनके सामने जबरदस्त तरीके से सारी चीज को समअप कर दिया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यस वी कैन बीट अबाउट द बुश, लेकिन सोल्यूशन क्या है उस पर आपने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन द। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पाकिस्तान की इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस ने आलमी सतह पर शोहरत हासिल कर ली है। वो कैसे? वो ऐसे कि सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 सर्विस ने लियारी में, आपको याद होगा बिल्डिंग मुनहदिम हुई थी, उसमें बहुत ही वो पेचीदा थी, हम खुद भी गए थे, विजिट किया था, बहुत ही पतली गलियां थी। वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो उन्होंने भरपूर तरीके से अंजाम दिया, प्रॉम्प्ट, टाइमली, एक्यूरेटली, उस वजह से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हुआ।
और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी खबर यूँ भी है कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करना आसान नहीं है। पाकिस्तान को अमेरिका में SUSAR मुनक्किदा जो एलीट कॉन्फ्रेंस है उसमें रेस्क्यू महारत पेश करने का मौका मिला और ऐसे में रेस्क्यू 1112 के सरबराह डॉक्टर आबिद शेख ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और बैन अवी माहिरीन को ये दिखाया कि महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तानी जो टीम्स थी वो आलमी मयार के मुताबिक रेस्क्यू किस तरह से कर रही थी। सबसे अहम बात यह है कि जब आप लियारी में जाते हैं और ऐसे बहुत सारे इलाके जहां पर इस तरह का कोई वाकया पेश आता है, चाहे वो आग लगने का हो, बिल्डिंग गिरने का हो, उन लोगों को बचाने के लिए वहां पहुंचना एक बहुत ही मुश्किल अमल है क्योंकि छोटी छोटी गलियां होती हैं, उन गलियों में से गाड़ियां नहीं गुजर सकती है। ऐसे में किस तरह से साइकिल रेस्क्यू सिस्टम को, किस तरह से मोटरसाइकिल रेस्क्यू सिस्टम को यूज़ किया गया, जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाया गया, किस तरह से ऐप्स को यूज़ किया गया कि उन लोगों तक रीच हासिल कर सके। ये एक पाकिस्तान जैसे दुश्वार गुजार इलाके रखने वाले मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान अब सिर्फ इमरजेंसी का शिकार मुल्क नहीं बल्कि ऐसे माहिर रेस्क्यू करने वाले पेशा वरान पैदा कर रहा है जो दुनिया के सामने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि सिर्फ इस शहर की बात कर ली जाए, मल्टीपल इश्यूज़ हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। द बिगर द सिटी द बिगर द प्रॉब्लम्स, लेकिन उसको हल किस तरह किया जाए, उसको सॉल्व किस तरह किया जाए, इसमें जो रेस्क्यू 1122 है वो भी पेश है। डॉक्टर आबिद जलाल DG रेस्क्यू हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए कि पाकिस्तान की पजीराई आलमी सतह पे हुई और इस चीज़ पे हुई कि किस तरीके से हम अपने शहरियों की जान बचाते हैं। थोड़ा सा बताइए अबाउट द इवेंट एंड ऑल, क्या क्या हुआ वहाँ पे, ज़रा पहले ये बताइए। बहुत शुक्रिया। अमेरिका में एक अलायंस है, स्टेट अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू अलायंस, बहुत बड़ा अलायंस है जो एक्चुअली अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करके, और उसमें अमेरिका की तमाम स्टेट्स हैं और दुनिया के कुछ ममालिक के जहाँ से उनको मदद किया जाता है और वहाँ पर जो स्पेशलाइज जिन जिन मुल्कों में ऑपरेशन हो रहे हैं के अंदर उस पर डिस्कशन जो होती है, लेक्चर होते हैं, वॉक ड्रिल्स होती हैं। और पाकिस्तान से इसमें जो है वो जो है मुझे यहाँ से इनवाइट किया गया जहाँ पर मेरे 2 दिन लेक्चर्स थे और जितने हमने ऑपरेशन स्पेशली जो लियारी का इंसिडेंट था उसमें जो टेक्निक्स हमने यहाँ पर जो आपको इसमें जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स यहाँ पर यूज होते उसके डिटेल में डिस्कशन की और तकरीबन 8 घंटे का सेशन जारी रहा और इसमें तमाम जो स्टेट्स में उसमें जो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स थे उसमें अपने पार्टिसिपेट किया और उस पर काफ़ी डिस्कशन। सही। अच्छा, हमने अभी गुज़िश्ता दिनों देखा जब इवेंट सैलाब भी आया हुआ था, किस तरह बोट के ज़रिए लोगों को रीच किया गया। लियारी के मामले पर अगर हम बात करते हैं तो किस तरह छोटी गलियों में बाइक्स पर जाकर जो रेस्क्यू सर्वर्स हैं उन्होंने किस तरह से लोगों की मदद की। 1122 ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस भी किए हैं और देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। आई मीन टू से कराची एक बड़ा शहर है, यहाँ के मसाइल भी बहुत पेचीदा है और बहुत ज़्यादा है। मज़ीद क्या है 1122 के प्लान में फॉर द कमिंग ईयर्स? देखिए, रेस्क्यू 1122 का जो डोमेन है आपने देखा काफ़ी इसको एक्सपेंड किया है और स्टार्टिंग में मेडिकल इमरजेंसी से की थी, उसके बाद जो है उसमें सर्विसेज ऐड करते गए और पूरा कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया। तो उसका जो मेजर जो कॉन्सेप्ट भी यही था कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज और किसी भी कीमत में यूनिफाइड नंबर पे कॉल आती है किसी भी इमरजेंसी सर्विस है। तो इसमें मेडिकल इमरजेंसी के फौरन बाद फिर हमने फायर का कंपोनेंट इसमें ऐड किया और आपको दिखाया। ठीक है डॉक्टर आबिद साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, यहाँ पर हमारे साथ आपके रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे। अच्छी चीज़ ये है कि जो आपकी एम्बुलेंसेस है वो वेल इक्विप्ड है, जो कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि उतनी वेल इक्विप्ड एम्बुलेंसेस मौजूद नहीं होती और बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी अस्पतालों तक पहुँचने में ही किसी मरीज़ की जान चली जाती है क्योंकि उसे जो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती
होती है वो एम्बुलेंस में मौजूद नहीं होती है। ऐसे में उन एम्बुलेंस की एक अपनी वैल्यू होती है। और फिर जो ख़ास तौर पर हमने देखा कि बाइक्स पर जो फर्स्ट एड बॉक्सेस मौजूद है उसमें बहुत सारी बीमारियों की कवरेज मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, नाउ व्हाट आर वी लुकिंग एट द फ्यूचर? हमने देखा कि लियाली हो गया, चाहे कराची का कोई भी इलाका हो गया, यहाँ पे मिलेनियम में आग लग जाती है, वहाँ पे रेस्क्यू 1112 आर दी वन ऑफ द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स टू द इवेंट। हम आगे क्या मजीद बेहतरी लाने जा रहे हैं रेस्क्यू एंड रिलीफ डिपार्टमेंट में? जो रेस्क्यू का एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि कॉन्सेप्ट ये है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर हमारे यूनिफाइड नंबर जो स्टॉक में एक ही नंबर है 1112 पे, जिससे कोई कॉल आती है किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, एज अ फर्स्ट रेस्पॉन्डर रेस्क्यू 1112 से रेस्पॉन्ड करती है। तो किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो, और जैसे मैंने इनिशियली भी बताया कि पहले जब हमने मेडिकल इमरजेंसी से स्टार्ट किया था, उसके बाद हम इसमें कॉम्पोनेंट ऐड करते गए, जिसमें फायर का कॉम्पोनेंट ऐड हुआ। अब कहीं भी अचानक खासा अगर कोई तरह की इमरजेंसी होती है जहाँ पर कोई फायर की इमरजेंसी है और हमें कॉल आती है तो फौरन से रिस्पॉन्स किया जाता है। इसके साथ साथ आपने देखा कि फ्लड में आपने खुद भी जिक्र किया, जब फ्लड अभी रिसेंटली जो है उसमें भी रेस्क्यू 1112 बिल्कुल फ्रंट लाइन पे जो है वो जो है मौजूद रही, और लोगों को टाइम भी उन्होंने इवैक्यूएशन भी की हमारी टीम्स में, जिससे हम काफ़ी नुकसान से बच गए। और इसके साथ साथ अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का जो नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, क्योंकि हम आप कराची की जब बात करते हैं तो इससे ओवर पॉपुलेटेड सिटी, और जिसमें बहुत सारे हम इधर देख भी रहे होते हैं, खुदा न खास्ता क्योंकि अगर हम देखें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस वक्त में और ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी हम इसमें काफ़ी इम्पैक्ट आया, जिसकी वजह से रेस्क्यू 1112 की मदद से जब से इस्टेब्लिश किए तो मकसद भी यही था कि इससे लम्हा बलमा इसको स्ट्रेंथन भी किया जाए, और एक यूनिफाइड सर्विस के तौर पर, एक इंटीग्रेटेड सर्विस के तौर पर कभी भी कोई इमरजेंसी आए तो उसके लिए ना सिर्फ टीम को स्ट्रेंथन किया जाए बाय उनको एक ट्रेनिंग देकर, बल्कि उनको हमें प्रॉपरली इक्विप भी किया गया है। और ग्लोबली जो इस वक्त इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वो इस वक्त रेस्क्यू 1112 के पास हैं, और वो हम यूज भी करते हैं और आपको विटनेस भी किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं जो आप काम जारी रखें उससे बहुत और अच्छे तरीके से कर सकें, और जो मज़ीद चैलेंजेस हैं वो आपके लिए आसान हो सके। इसके साथ ही वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ ही वेलकम बैक अगैन। और अब ज़रा बात कर लेते हैं यूट्यूबर सादुर रहमान और डकी भाई की, जिनके जो जुआ ऐप केस में कल हम देख रहे हैं कि उनका व्लॉग आया जिसने खलबली मचाई हुई है पूरे मुल्क के अंदर। जो बातें उन्होंने की हैं, रिहाई के बाद पहली बार कौम से माफ़ी भी मांगी है उन्होंने इस व्लॉग में, और 100 दिन की जो खामोशी थी उसके बाद यूट्यूबर ने यूट्यूब पर वीडियो जारी की, जिसमें उनका ये कहना था कि उनके कंटेंट या फिर प्रमोशन से किसी भी नेगेटिव असर पड़ा है किसी के ऊपर, और अगर मैंने चाहते हुए या नादानिस्ता तौर पर अगर कोई भी ऐसा काम किया है जो कि गलत था तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ, और वजाहत भी पेश कर दी उन्होंने ये पेश की कि उनका मकसद अपनी गिरफ्तारी को जायज़ ठहराना नहीं, बल्कि वो अदालती अमल के मुकम्मल एहतराम के साथ केस का सामना करेंगे और जज के किसी भी फैसले को कबूल करेंगे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के मामले पर 3.5 माह के तजर्बे का ये जिक्र किया, और यूट्यूबर ने इल्ज़ाम लगाया कि FIA के अहलकारों ने उन्हें हिरासत के दौरान जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। ये वीडियो और ढकी भाई का बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, और सोशल मीडिया सार्फिन अपने मुख्तलिफ राय का इस पर इजहार कर रहे हैं। तो इस पहलू के 2 पहलू हैं इस वाक़े के। पहले तो ये कि जुआ ऐप और उस जुए ऐप के साथ उससे भी बढ़ के जिस तरह का कंटेंट ये प्रोड्यूस करते थे, दैट्स क्वेश्चनेबल। जिस तरीके से ही रोज अप टू हिज नेम ढकी भाई, दैट्स क्वेश्चनेबल। लेकिन क्वेश्चनेबल ये भी है कि किस तरीके से उनके हाथ पीछे बांध के उनके मुताबिक हथकड़ी लगाई गई, फिर एक बच्चे को फ़ोन किया गया और उसके सामने उसको थप्पड़ मारा गया और इसको गालियाँ दी गई। साबिक ADG FIA अम्मार जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मार साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं इस पे बात करता हूँ कि जुआ ऐप स्कैंडल और इस पे फला ढिमका जो भी है, दैट्स वन पार्ट ऑफ द थिंग। लेकिन जो ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इनको वहाँ के एहलकारों और अफसरान ने तशद्दुद और बहुत तशद्दुद का निशाना बनाया,
ये बहुत ही कमेंडेबल है। क्या कहेंगे आप? अच्छा, गुजारिश ये है कि चलें, उन्होंने ये तो मान लिया कि वो कैसा काम करे जो उनको नहीं करना चाहिए था। माफ़ी कब मांगता है इंसान? जब वो कोई ऐसा काम करता है कि जो वो खुद भी समझ रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है। पहली बात तो ये। सही। इसका मतलब गिरफ्तारी तो उनकी ठीक हुई थी, पहली बात है। अब जब गिरफ्तारी हो गई और वो ये कह रहे हैं कि जी NCCI के अफसरों ने ये किया, तो ये तो इल्ज़ामात है। दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर NCCI की जो भी हायर अफसर उनको आगे आना चाहिए और इस इल्ज़ाम को सीरियस लेना चाहिए ताकि इसकी रिपीटिशन ना हो। देखिए, हमारे थानों के कल्चर में मारपीट अक्सर लगी रहती है। आपको सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। अब वो ज़ाहिर है ये भी थाने का कल्चर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, विच इज़ नॉट फेयर, मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन हमें थोड़ा कानून डिस्कस करना चाहिए। जब इसकी तफ्तीशी अफसर बने होंगे जिनका नाम लिया जा रहा है, उनका बकायदा एक तफ्तीश शुरू होती है। FIR तो बाद में कटती है। उस दौरान तफ्तीश क्या हुआ, बाद दफ़ा रिकवरी के लिए, ये बाहर के मुल्कों में भी होता है, वहाँ भी होता है कि भाई थोड़ा बहुत उनको डराया धमकाया जाता है। अभी जो बच्चे की बात कर रहे हैं, अब मे बी कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चे के पास भी हो जिसको दिखाया गया हो कि भाई ये देख ले, तेरा भी ये होगा अगर तू नहीं बताएगा। तो इसकी दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। इसके ऊपर बाकायदा एक तहकीकात होनी चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए। और मैं अच्छा अबार साहब, बच्चे के लिए तो देखिए एक बात क्लियर है, वो ये कि इस पर साद का अपना क्या मौक़िफ़ है ये अलग है, लेकिन बच्चे से आप बात ही नहीं कर सकते जब तक कि वकील साथ ना हो या कोई बड़ा उसके साथ मौजूद ना हो। तो एक ये एलिमेंट तो हमें बाय लॉ सामने रखना चाहिए। तो अगर तो बच्चे वाली बात मुझे लगता है और भी ज़्यादा सीरियस है। वैसे भी मारपीट कर कोई बयान हासिल करना वो यूजलेस हो जाता है कि आपने मारा पीटा धमकाया और उसने किसी ने अपनी गलती मान ली और गलती मानने के बाद उसने कहा कि नहीं मुझे मारा पीटा, तो वैसे ही वो जायल हो जाती है बात। लेकिन बच्चे के ऊपर डराना धमकाना, किसी बड़े के बगैर उससे बात करना, ये अपनी ज़ात में एक अलग चीज़ है और गलत चीज़ है। ठीक, आप बिल्कुल सही कह रही है। मैं अपने ज़माने का वाक़या सुनाता हूँ। एक बच्चा हमें पकड़ना पड़ा, उसने थ्रेट किया था इन ईमेल के अंदर एक बहुत बड़े उस वक्त के TV चैनल को कि हम तुम्हें तबाह कर देंगे, और उन्होंने किसी तंजीम का नाम लिया था जी ये काम करती थी। खैर वो हमने ट्रैक करके उसको अरेस्ट किया। तो ज़ाहिर है हम लोग बड़े खुद परेशान हो गए, बच्चा है वो तो फिर हमने बाकायदा एक निज़ाम के तहत उसके पेरेंट्स को बिठाया, उसको कॉन्फिडेंस दिया FIR हेडक्वार्टर के अंदर कि बेटा ये तुमने क्यों किया। तो उसने बड़ी इनोसेंट सी बात की कि जी मैं तंग आ गया था, ये चैनल हर वक्त यही बातें करते तो मैं इनको थ्रेट करके बंद कराया। तो फिर हमने बड़े इंटेलिजेंटली जो TV चैनल था उनके उन्हें से एक बयान लिया, लिख के उसको लॉजिकली पूरा किया। तो आप बिल्कुल सही कह रही है, मासूम बच्चा होता है, उसको डराना। बाद दफ़ा बच्चे भी ऐसी इसे कहते हैं ना, इनोसेंट मिस्टेक कर लेते हैं, उनको खुद उस मिस्टेक का नहीं पता होता। तो इस चीज़ों को वाकई बड़े, और ये लॉ के अंदर भी है कि जब आप बच्चे से बात करते हैं थाने में या कुछ, तो उसके पेरेंट्स को साथ बैठाते हैं। तो ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है सारी, जिसके अंदर हमें एक निज़ाम के तहत, हम कोई आइलैंड नहीं है, किसी जगह अकेले हैं। ये सारी गुफ्तगू दुनिया में सुनी जा रही है, इसकी ट्रांसलेशन हो रही हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पाकिस्तान, जिसके लिए हम सब जंग लड़ रहे हैं। हमारी मुसल्लह अफ़वाज जंग लड़ रही हैं, हमारे इदारे जंग लड़ रहे हैं। यस, इस जंग में हर तरह के लोग नैरेटिव इस्तेमाल करेंगे। ये भी मे बी एक नैरेटिव हो कि जिनको बदनाम करने के लिए ये सारा एक साहब को पकड़वाया गया, और ये मुझे नहीं पता, मैं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन में नहीं हूँ। बट इट हैज टू बी सीन फ्रॉम द अपर साइड कि पूरी स्टोरी क्या है, ये चीज़ कैसे चली। बिल्कुल ठीक है सर। देखें, जुआ ऐप और ये इस पे तो होनी चाहिए ना। लेट मी रिविजिट द स्टोरी फॉर यू। डकी भाई का इल्ज़ाम ये है कि उनको जो मारा पीटा गया वो एक तरफ, उनको हाथ पैर पीछे बांध के और हथकड़ी लगाई गई, और उसके बाद वो जो जिन साहब का नाम ले रहे हैं उन्होंने अपने फ़ोन से बच्चे को जिसकी 7 साल उम्र थी जी, उनको फ़ोन मिला के और डकी भाई को थप्पड़ मारे, और उस बच्चे से पूछा आइंदा इसका कंटेंट देखोगे? तो बच्चे ने कहा नहीं मैं नहीं देखूंगा, ये उनके इल्ज़ामात हैं। इफ दिस इज ट्रू, इन व्हाट कैपेसिटी कैन अ गवर्नमेंट ऑफिसर डू दिस, कॉल अप बच्चा, एंड देन कैसे कर सकते हैं वो? हाउ कैन ही? दिस इज माई क्वेश्चन नाउ। ये नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। ये देखिए, मैं फिर कहूँगा कि जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है पुलिस का,
ये NR3 तो अभी बने ना, 10-12 साल पुरानी बात है ये तो। लेकिन ये जो कल्चर है हमारा, ये बड़ा पुराना है मारपीट का। लेकिन इसकी बकायदा मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, ये दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। और मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि सच्ची बताऊं आपको, मैं मुझे एज ए पेरेंट दुख है, बड़े तौर पे दुख है कि ये जितने भी इदारे हैं, इनको बुनियाद मैंने रखी थी इन सब चीज़ों की, और मुझे अच्छा नहीं लगता। बजाय इसके कि हम वर्ल्ड में जाके बात करें और अपनी कोई इसे कहते हैं ना कि चीज़ों को ऐसे प्रोजेक्ट करें कि हमारे मुल्क में ये अच्छा काम हो रहा है, तो लेट्स स्टार्ट ए ट्रेडिशन। एक ये कम्युनिटी सेंटर बन चुकी है, मैं उसको हेड कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। हम कम्युनिटी सेंटर्स बना रहे हैं इस वक्त, और बड़े तेजी के साथ बना रहे हैं, क्योंकि ये साइबर क्राइम जो है ना, ये तो क्राइम है, इसकी जो कॉग्निजेंस है वो NCCIA के पास है, जिसके पास भी है। लेकिन एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें आपकी भी है, मेरी भी है, यूनिवर्सिटीज़ की भी है, सब लोगों की है। दैट इज साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि इनको पता नहीं है कि जुर्म कर रहे हैं। देखें, अभी ये चलान शुरू हुए हैं हमारे अपनी इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में मारपीट का कल्चर बदलना है। पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और वो तभी होगा जब आप थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर कोई ये इल्जाम लगा रहा है, भले से फिर वो डकी भाई की तो मैं ये समझता हूँ कि कम्युनिटी को आगे आना चाहिए, मीडिया को आगे आना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल काम है जो हम सारे मिलकर कर रहे हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं 20 घंटे डेली काम करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक। यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, इदारों में जा रहा हूँ। हमें इस वक्त पीछे नहीं हटना चाहिए। इस वक्त मसला नाउ और नेवर का है। हमें पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान के बचाने की एक तो हमारे फिजिकल बॉर्डर्स हैं, और हर बदनुमा चेहरे को हमें मेरे ख्याल में धोने की जरूरत है पाकिस्तान को बचाने के लिए। किसी एक को सपोर्ट करने की बात नहीं है, लेकिन आपने वो सही खवातीन वाली मिसाल दी कि चेहरों को धोने की जरूरत है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया अबाद साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो, और हमें अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत चीज़ों से पर्दा भी हटाया आपने। जनाब, अगली बात हम करने जा रहे हैं 35वीं नेशनल गेम्स पुरवकार और शानदार तकरीब के साथ शुरू हो चुकी है। कराची में इफ्तिताही तकरीब नेशनल स्टेडियम में हुई, और इसमें मुल्क भर से हजारों खिलाड़ियों ने शिरकत की। 18 साल बाद कराची नेशनल गेम्स की मेज़बानी कर रहा है, और पुरजोश इस्तकबाल हुआ। नेशनल गेम्स 13 दिसंबर तक कराची के मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर जारी रहेंगे, और मुल्क के बेहतरीन खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद थे, इसके अलावा वज़ीर आला सिंध थे, और फ़ख्र पाकिस्तान जो हैं मौजूद थे, जिन्होंने शानदार कारनामा सरअंजाम दिया पाकिस्तान के लिए, और गोल्ड मेडल जो है अपने लिए हासिल किए। जेवलिन थ्रो उन्होंने जो है वो करके भी दिखाई। सो यस, दैट वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो रंग उभर आए कराची के नेशनल स्टेडियम में, और इस सब पे ज़रा अब हम बात कर लेते हैं। सैयदा तहसीन आबदी साहिबा, तर्जुमान सिंध हुकूमत, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस आबदी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो कराची में एक और ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है, और यू नो बीइंग अ गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बिकॉज कराची में इस तरह की चीज़ें 17-18 साल बाद हो तो ऑलरेडी एक्साइटमेंट लेवल जो है वो ऑलरेडी बड़ा ज़बरदस्त होता है। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू, फैसल एंड सादिया। गुड मॉर्निंग। देखिए फैसल, ये बड़ी ही खुश आइन बात है कि कराची में दोबारा से जो है वो इवेंट्स वापस आ रहे हैं, वो रौनकें वापस आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह के हालात साजगार हुए हैं कि इस तरह नेशनल गेम्स जो है वो इतने सालों बाद जो है वो कराची में हो रहा है, और सिंध जो है वो उसको होस्ट कर रहा है, कराची उसको होस्ट कर रहा है। तो यकीनन लोगों की, क्योंकि मैं भी उस इवेंट में मौजूद थी, लोगों की जो एक्साइटमेंट थी, जिस तरह क्राउड वहाँ पे आया हुआ था, लाइक लोगों को अगर पार्किंग नहीं भी, जैसे दूर पार्किंग थी, लेकिन इतने ज्यादा लोगों के मैंने जज्बे इतने हाई देखे हैं वहाँ पे। जो स्टूडेंट्स भी थे, जो एथलीट्स थे, या जो ऑफिशियल्स थे, या जिनकी कुछ की फैमिलीज भी आई थी देखने, तो बड़ी रौनक फील हुई बहुत टाइम बाद। अगर प्राउडली सिंध जो है वो एक ऐसा इवेंट जो है वो मुनक्किद कर रहा है कराची में, जिसमें जेंडर इक्वालिटी को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ इन गेम्स में कि इतने सारे डिसिप्लिन्स जो हैं जी, इतने सारे जो डिसिप्लिन्स हैं, नॉर्मली होता था कि जी मेल्स के डिसिप्लिन्स ज्यादा हैं, इस दफा फीमेल्स के भी बहुत ज्यादा रखे गए हैं, इसी जेंडर इक्वालिटी के जो हमारी पॉलिसी है उसका हिस्सा बनाते हुए। तो लेट्स सी कि अभी ये चीजें स्टार्ट हुई हैं, 6 से स्टार्ट हुआ है, 13 तक जाएगा।
तो बहुत रौनक लगी हुई है माशाल्लाह से, और हम होप करते हैं कि इसी तरह कराची की रौनकें मजीद बहाल होती जाए, मजीद इस तरह के इवेंट्स हों, क्योंकि कराची में एंटरटेनमेंट आपको पता है मसाइल इतने कि लोगों के पास एंटरटेनमेट नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं पता है। है चेंज क्या हुआ? उससे चेंज ये हुआ सैयदा तहसीन साहिबा कि पिछले 18-20 सालों में कराची में जब आप एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी तो लोगों का मिजाज भी बदला। लोगों ने ऐसा लगा जैसे एंटरटेन होना ही बंद कर दिया, चाहे फिर वो सिनेमाज हो, चाहे फिर वो पार्क्स हो, चाहे फिर वो प्ले एरियाज हो। तो लोगों के पास एक तो एक्टिविटी के मौके भी कम थे, लेकिन लोगों के मिजाज को भी तब्दील करते हैं। हम अगर कराची को सेहतमंद देखना चाहते हैं तो हमें अपनी नौजवान नस्ल को वो मौके देने होंगे कि जहाँ पर जो चीज़ वो सीख रहे हैं उसके लिए कंपटीशन भी क्रिएट कर सके। ये बहुत अच्छा है, एंड आई एम श्योर ये कमिंग 7-8 days आर गोइंग टू बी ब्यूटीफुल फॉर द कराचीइट्स। आई रियली वांट कि हमारे साथ हम आज ये तहैया करें कि ये 18 साल बाद अगली गेम्स नहीं होगी कराची में। नहीं, वी आर वेरी मच, हम बड़े पुरुमीद हैं कि जी इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। अभी जैसे आपने भी बात की, इट इज सेड कि जी अगर आपको अपने हॉस्पिटल्स खाली करने हैं तो आपको अपने ग्राउंड्स आबाद करने होंगे, तो यकीनन हमें ऐसी हेल्दी एक्टिविटी अपने यूथ को एंगेज करना होगा। आपने बहुत अच्छी बात की, कितने अरसे से नहीं हो रहे थे, लोगों का फिर एक मिजाज, ऐसी बात है जो आपके हालात होते हैं वही आपके फिर मिजाज बन जाते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज हमारा तो यही प्लान है कि हम कंटिन्यूसली करवाते रहेंगे, टाइम टू टाइम इसी तरह अपने यूथ को एंगेज करते रहेंगे, और हमने अपने यूथ को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है। तो इन्हीं जो एक्टिविटीज होंगी, इस तरह के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें आपकी ग्रूमिंग बहुत ज्यादा होती है, उसमें आपका टैलेंट सामने आता है। बहुत ऐसे इलाके हैं कि वो टैलेंट आपका नहीं आ पाता, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन जब इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं, जब इस तरह के नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, तो हमारे लिए बड़ा ये हेल्पफुल है। बीइंग पाकिस्तानी हमारे लिए बड़ा ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने टैलेंट को सामने लेके आए, ताकि वो इंटरनेशनल आपके मुल्क को भी रिकॉग्नाइज करवाएं और आपकी इज्जत का बाइस बने। अच्छा, वी नो के सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर साहब जो हैं वो सिंध में कराची में भी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी को बड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। यू नो, विद द एडवेंट ऑफ दीज गेम्स, क्या मैं शहर कराची के लिए आने वाले दिनों में ये सोच सकता हूँ कि हम मोर प्लेग्राउंड्स डेवलप करें? क्योंकि आपको पता है यहाँ शहर कराची में क्या हुआ है, चाइना कटिंग, प्लेग्राउंड आधा फ्लैट बन गया, आधा जंजाल बन गया, जो बच्चे कूड़ादान बन गए। तो क्या मैं आने वाले 1-2 सालों में मजीद खेलों के मैदान देखूंगा कराची में? डेफिनेटली फैसल, अगर आप अभी भी देखें, अगर आप बैक ईयर्स में देखें, और अभी इट्स बीन 2-3 years कि हमने जिस तरह लियारी में भी ग्राउंड बनाए हैं, डिफरेंट कोरंगी में भी ग्राउंड्स बने, हम ग्रेजुअली चीजें बढ़ाते जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर होने जा रहा है इंशाल्लाह। तो ये तमाम चीजें हमारा पूरा एक प्लान तैयार है कि जी किस तरह हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ाना है, किस तरह ग्राउंड्स को अपने बेहतर करना है और मजीद ग्राउंड्स बनाना है, तो उस पर वी आर वर्किंग ऑन इट। और अब इन फ्यूचर देखेंगे किस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज, ये यकीनन ये बहुत साल बाद हुआ, नहीं होना चाहिए था, इससे बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अब आपको कंटिन्यूसली ये चीजें नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया सैयदा तहसीन अब, और कराची वालों के लिए एक और बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है जी, तो लेट्स एंजॉय दिस एज वेल। मीनवाइल कुछ वरीसम बातें, बलूचिस्तान में खुश्क साली की सूरत हाल, इसमें तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। खुश्क साली की सूरत हाल में मज़ीद शिद्दत आने का खदशा भी बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान के कई अजला को शदीद खुश्क साली का शिकार करार दे दिया है। अच्छा, बरसों से बारिश नहीं हुई है फैसल, और ज़ेर ज़मीन पानी भी ख़त्म हो चुका है। माहिरीन इस पर वार्न कर रहे हैं कि बलूचिस्तान की जो काबिल काश ज़मीन है वो अब घट कर सिर्फ 7.2% ही रह गई है। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान शदीद मौसमियाती चैलेंजेस का शिकार है, और हम हमेशा से ये कहते रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है वो माला माल है रिसोर्सेज से, और हमेशा से ये भी कहते रहे हैं कि वो निगलेक्टेड सूबा भी है हमारे पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब ये है कि हुकूमत और आवाम दोनों के लिए ये एडवाइजरी ख़तरे की घंटी है। पानी की कमी मवेशियों और किसानों के लिए शदीद मुश्किलात और रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर होने का ख़दशा है। महकमा मौसमियात का हुकूमत को एहतियाती इक़दाम का मशवरा, मुतासरा इलाकों में पानी के कम इस्तेमाल और लोगों में आगाही के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। इस सब पर ज़रा बात कर लेते हैं। माहिर माहौलियात मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, गुड मॉर्निंग, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक वाटर स्ट्रेस्ड रीजन में हम ये इक़दाम तो नहीं उठा सकते कि लोग कम पानी पीना शुरू कर दें, ये तो नहीं हो सकता ना। सो क्या किया जाए ऐसे एरिया में, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में जहाँ पे खुश्क साली और मज़ीद बढ़ती जा रही है? व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम? जी देखिए, मेरे ख्याल है इसमें थोड़ा सा जो वे फॉरवर्ड हमें सीखने की ज़रूरत पड़ेगी वो दुबई से भी सीखा जा सकता है, वो भी सहरा में सर्वाइव करें,
से उनने शहर के शहर वहाँ बात किए हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें हिस्ट्री को देखना पड़ेगा कि बलूचिस्तान में वाटर की हिस्ट्री क्या रही है। आप देखें कि ये जो वाटर एकॉर्ड बिटवीन प्रोविंसेस साइन किया गया था 1991 में, इसमें बलूचिस्तान के पास चूंकि जो जियोग्राफिकल एरिया है वो इतना बड़ा है, जो कि अनटच्ड है, अनटैप्ड है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए, उसको सिर्फ 3.6% जो है वो दरियाए सिंध से पानी दिया जाता है, जबकि मेजर शेयर आपका पंजाब और सिंध के पास है। तो एक तो अगर उसको थोड़ा सा प्रोविंसेस रिवाइज करें तो उनको एक्सेस जो है वो इंडस वाटर का ज्यादा प्रोवाइड किया जाए तो उससे सूरत हाल बेहतर हो सकती है। और दूसरा ये भी है कि जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन की हम बात करते हैं, सहरा में कुछ ऐसी आपकी वेजिटेशंस होती हैं, ऐसे ट्रीज होते हैं जो आप लगा सकते हैं जो कि हीट रेजिस्टेंस होते हैं, जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट होते हैं, और वो आपके बारिशों का फिर सबब बनते हैं, क्योंकि एक वाटर का जो साइकिल होता है, एक जो बारिश का साइकिल होता है, वहाँ पे वेजिटेशन कवर एक एरिया में जब आप बढ़ाते हैं तो उससे भी वो इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ आप ये देखें कि जो ब्रिटिशर्स, जब हिस्ट्री हम देखते हैं तो जो ब्रिटिशर्स जब हमारे इलाकों में थे उस वक्त 1947 से पहले, तो उन्होंने इस पोटेंशियल को देखा था और कारेज सिस्टम वहां पे इंट्रोड्यूस करवाया था वहां के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर द ईयर्स हमने ये देखा कि जो बलूचिस्तान में जो भी गवर्नमेंट रही है उन्होंने उनको कभी भी उसको इम्प्रूव नहीं किया, साथ साथ उसको फिक्स नहीं किया, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वक्त के साथ साथ आपका डिटेरियोरेट होता जाता है। मुझे ये बताइएगा कि वी ऑब्वियसली यू टेलिंग अस कि क्या करना चाहिए, ये कितना प्रैक्टिकल होगा? सिंध ऑलरेडी रो रहा है कि जी हमारे पास पानी कम आता है, हमारे डेल्टा के पास पानी कब जाता है, हमारे डेल्टा का एरिया बढ़ रहा है। वो इल्ज़ाम लगा देते कि जी पंजाब ज़्यादा पानी ले लेता है, हमारे पास पानी नहीं है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या सिंध ऊपर से आने वाला पानी, क्या सिंध उसका सैक्रिफाइस करेगा? सो बेसिकली ये जो एक अरसे से चलने वाली जंग है उसने बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा अपने हाथ में ले। दूसरा, बलूचिस्तान में जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है, उससे कोयटा पे बहुत बोझ पड़ रहा है, क्योंकि हर शहरी चाहता है बलूचिस्तान का कि वो जाकर कोयटा में बस जाए, लेकिन कोयटा एक छोटी सी जगह है, उसके अपने पास उतने वसाइल नहीं है इतने लोगों को बसाने के लिए, और वहाँ पर खुद पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही। आप देखें जो ग्राउंड वाटर आप देखें कि जो बलूचिस्तान में इस वक्त है वो 3 से 5 फुट जो है वो सालाना के बेसिस पे पानी बहुत आपका नीचे जाता जा रहा है, यानी कि आपको बहुत अंदर को जाके खोदे फिर भी आपको पानी उस तरह से जो है वो डिक्लाइन आपका होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोई उस तरह से आपको पॉलिसी सिस्टम्स, जैसा कि मैं आपको बताई थी कि आपको बलूचिस्तान में नजर नहीं आता पानी की मैनेजमेंट के लिए। तो वेल्स के ऊपर या तो काफी ज्यादा जो आपकी रूरल पॉपुलेशन है खासतौर पर वो रिलाई कर रही होती है, या फिर जो बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है वो फिर माइग्रेट करके शहरों की तरफ आ रही होती है, और उसमें कोयटा ही है, वहां पे भी जो है जो ग्राउंड वाटर है वो काफी उसका वाटर लेवल आपका नीचे जाता जा रहा है, वाटर स्ट्रेस है वहां पे भी। लेकिन जो एग्रीकल्चरल लैंड आपकी ज्यादातर है वो आपके रूरल एरियाज बलूचिस्तान के ऐसे हैं, वो उस पर डिपेंडेंट हैं, और 27 ऐसी क्रॉप्स ऐसी हैं, 27 ऐसी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो वीट या राइस हैं, वो आपके बलूचिस्तान में उगते हैं। और अगर उस वहां से आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की डिक्लाइन हो रही है वाटर स्कार्सिटी की वजह से, तो पूरे मुल्क पे आपका उसका असर होगा। मेरा ख्याल है कि वाटर एकॉर्ड 1991 जो है उसको रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा कि देखें क्लाइमेट चेंज की वजह से ही पैटर्न आपके चेंज हो रहे हैं। तो हमने ये भी देखा कि पंजाब में रिवर एंड फ्लडिंग खासतौर पर इस दफा कितनी ज्यादा हुई। तो अगर इसका अरेंजमेंट पहले से गवर्नमेंट अब इसको प्रोजेक्शंस आप गवर्नमेंट जो है वो उसके पास होती हैं, अब आती हैं, एनडीएम में आपको प्रोजेक्शंस भी बताता है, वाटर इंस्टीट्यूट्स भी आपको बताते हैं कि 2026 में कितना पानी आएगा। तो अभी से अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट्स मिलकर काम करना शुरू करें तो और वाटर का पंजाब जो है वो सिंध थोड़ा बलूचिस्तान को दे, तो हालात थोड़े से इंप्रूव। जस्ट वन लास्ट थिंग, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, आई विल कीप माय क्वेश्चन शॉर्ट एज वेल। खुश्क साली ना ये सिर्फ पानी पे डिपेंड नहीं करेगी, जितना ड्राई वेदर होगा, हमने देखा कि चिलगोजे के जंगलात उनमें आग लग गई। सो ओवरऑल अंडर ग्राउंड पानी का कम होना और एटमॉस्फेयर में मज़ीद ड्राइनेस होना, वो बहुत ख़तरनाक अमल है ना। Is there any long-term or short-term solution to this dryness? जी बिल्कुल, सोल्यूशन तो नेचर बेस्ड सोल्यूशन ही पाकिस्तान इंप्लीमेंट कर सकता है। हमें दरख्त लगाने पड़ेंगे रीजन के मुताबिक। शॉर्ट आपके पास टाइम है तो मैं शॉर्ट ही इसका रिस्पांस दूंगी कि आपका सिर्फ दरख्त सोल्यूशन है, नेचर बेस्ड सोल्यूशन है, पॉलिसी मैकेनिज्म भी है, लेकिन वो डिबेट फिर किस दिन जो है वो आपके सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। बट डेफिनेटली सबसे सस्ता तरीन दरख्त लगाएं, लोकल दरख्त बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के क्लाइमेट के मुताबिक, सिंध में उसी मुताबिक, पंजाब में उसी मुताबिक, ताकि आपका जो वाटर साइकिल है वो आपका इम्प्रूव हो। बहुत शुक्रिया मरियम। यस, दिस इज़ वन सोल्यूशन जिसको पूरी दुनिया को पता है, हमें पता है, लेकिन हम वो करते नहीं हैं।
क्योंकि हमें शायद करना नहीं और है। शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये नई बात होगी जो मरियम कह रही थी कि 27 क्रॉप्स ऐसी हैं जो बलूचिस्तान में एक्सक्लूसिवली उगती है, जो वहाँ से हम हासिल करते हैं, जो कि ख़तरे में है। हम बलूचिस्तान के पैदा होने वाली जितनी भी क्रॉप्स हैं उसके बारे में तो बात ही नहीं करते। वेल, उम्मीद करते हैं कि इस पर ज़रूर रोशनी हमने डाली है, इस पर काम हो सके। वेल, अगली खबर ये है कि नासा के साइंसदान और फोटोग्राफर डोनाल्ड पेंट ने खला से मक्का मुकरमा की एक हैरत अंगेज तस्वीर शेयर की है जो तेज़ी से दुनिया भर में इस वक्त वायरल हो रही है। तस्वीर में मरकज़ में मौजूद एक रोशन नुक्ता खाना काबा है जो खला से हीरे की तरह चमकता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड पेटिट का कहना है कि 220 दिन खला में गुजारने के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ शहरों और मनाजिर की तस्वीर बनाई, लेकिन मक्का की चमक अलग और दिलकश थी। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर ने न सिर्फ साइंसी हलकों में बल्कि आम सार्फिन में भी बेहद तवज्जो हासिल की है। लोग इस मंजर को देख कर हैरान है कि हज़ारों किलोमीटर की बुलंदी से भी खाना काबा किस कदर वाज़ेह और रोशन दिखाई देता है। और ये इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अराउंड जो रोशनियां हैं वो कैसी है, और बीच जो सेंटर पॉइंट है यानी खाना काबा वो कितना रोशन और कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। वेल, इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी हो गया है ख़त्म। मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।